Hello and good morning to everyone. I hope you and your family members are safe and healthy. It's an honor and privilege to welcome each of you on behalf of Hisar branch of NIRC of ICI in today's webinar. Also, my warm welcome to respected senior members, Lexi of past chairmen, my professional colleague and honorable guest speaker of today's webinar, Sri S.K. Sharma ji and CA M. Nitesh Kumar ji. Thank you for having time to attend this webinar. To begin, I would like to invite CA Bharat Jain ji, Chairman Hisar branch of NIRC of ICI, to deliver the welcome address. Thank you, Rajiv. Respected members, our guest speaker of the day, Mr. Suryakant ji and M. Nitesh Kumar ji, Chairman of Sonipat branch, Saraj Jain ji, Adit Jain ji, Rajdeep ji, and other members from other branches. A very good morning to all. It's an immense pleasure to welcome you all on behalf of Hisar branch, Sonipat branch, in today's webinar on mutual fund and treasury management. सूर्यकांत जी और नितेश जी, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। सूर्यकांत जी जो हैं वो सीनियर कंसल्टेंट एमफी हैं एंड आल्सो रिटायर्ड फ्रॉम सेबी। तो हम म्यूचुअल फंड आज के टाइम में एक बर्निंग टॉपिक है और आज के मेंबर्स जो ज्वाइन किए हैं और आउट ऑफ द ब्रांच भी काफी मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं इसमें, मुझे लगता है काफी लाभ होगा सर आपका सेशन। ओवर टू यू राजदीप जी। Thank you, sir. Now I would like to invite CA Saraj Jain ji, Chairman Sonipat branch of NIRC of ICI, to deliver the keynote address. Thank you, Rajdeep ji. A very good morning to all of you. मैं सोनीपत ब्रांच एंड हिसार ब्रांच के सभी मेंबर्स का और सभी पदाधिकारी का स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, उसका आज हमारा डे 10 है। टुडे इज आवर लास्ट सेशन ऑफ 10 डे सीरीज। मैं हिसार ब्रांच के सभी कमेटी मेंबर्स का, सोनीपत ब्रांच के सभी कमेटी मेंबर्स धन्यवाद करता हूं कि हमने 10 डेज का पूरा इन्वेस्टर अवेयरनेस का सेशन आज हमारा कंप्लीट होने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंप्रूविंग योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो मैं आज हमारे दोनों गेस्ट स्पीकर्स एसके शर्मा जी एंड सीएम नितेश कुमार जी का दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि उन दोनों ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और यहाँ पे सेशन डिलीवर करने के लिए आए। और म्यूचुअल फंड्स तो मैं कहूँगा कि आज काफी लोग बाग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफी लोगों को जागरूकता भी नहीं है। तो हो सकता है कि हमारे सेशन के बाद काफी लोग बाग इस म्यूचुअल फंड में अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए जागरूक करेंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Now I request S.K. Sharma ji to enlighten us on improving your funds investing experience and treasury management. Namaskar, Bharat Jain Sahab, Saraj Jain Sahab, and all the office bearers of the Sonipat and Hisar branch, my dear fellow panelists, Mr. M. Nitesh Kumar, and all the participants. और अगर भरत जी और सरस जी कहेंगे तो हम अपनी भाषा में बात करें, जैसा आप मुझे आदेश देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। नहीं, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। हिंदी बेस्ट है सर, हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं नॉर्थ इंडिया में कोशिश करता हूँ अपनी भाषा में बात करें। बिल्कुल सर, स्वाभाविक है, साउथ में लिमिटेशन है, तो नॉर्थ में और ईस्ट में और वेस्ट में भी हिंदी समझते हैं लोग। साउथ में थोड़ी सी एक दो स्टेट में थोड़ी लिमिटेशन होती है। हम सर हिंदी के आदमी हैं, हिंदी सुनना पसंद करते हैं। नहीं, हम भी हिंदी के आदमी हैं। मैं भी राजस्थान से हूँ, जयपुर से, तो बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपनी स्पीकर जो आते हैं हम तो बोलते हैं कि इंग्लिश कम से कम यार यूज करना, ठीक है सर। अपनी भाषा में बात करने का एक आनंद ही अलग होता है, और जितनी ये सहजता से हम बात कर पाते हैं अपनी भाषा में, वो उसका एक अलग एक ऑरा बन जाता है, वो एक अलग आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो धन्यवाद जैन साहब, बोथ द जैन साहब, and both are heading Hisar and Sonipat chapters of ICI. मैं पिछले करीब 5-6 महीने से 30 प्रोग्राम करीब ICI के साथ कर चुका हूँ, आपके साथ डिफरेंट चैप्टर्स अक्रॉस कंट्री। और टोटल अभी वेबिनार मतलब मार्च 2020 के बाद, रादर मार्च में वेबिनार, वो कोरोना आ गया था, मई के बाद अभी ये अराउंड 267 to 268 मेरी ये वेबिनार है। और मेरा पर्पज बड़ा साफ रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर बात कर
उनसे कुछ सीखा जाए। मैं राजदीप जी और सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक बात यहाँ कह देना चाहता हूं कि मैं आपसे सीखने आया हूं, कुछ सिखाने नहीं आया हूं, पहली बात तो। और ये मैं चाहता हूं इंटरेक्टिव सेशन हो। म्यूचुअल फंड के बारे में पर चांस मुझे शायद 2 बातें ज्यादा आती है, क्योंकि मैं सेबी में पहले रहा, फिर अब आजकल एमसी से जुड़ा हुआ हूं। बस इतना सा एक मेरे साथ प्लस पॉइंट है। अदरवाइज मैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में जितना आप जानते हैं उतना शायद मैं नहीं जानता। मुझे लिमिट किया गया है म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं, लेकिन 5 मिनट में पहले बात करूंगा कि म्यूचुअल फंड से पहले निवेश का क्या महत्व है, क्योंकि हम सीधा म्यूचुअल फंड पे आ जाएंगे। वैसे आप सब जानते हैं सारी बातें, और मैं कोशिश करूंगा मेरी बात को बड़ी साधारण भाषा में रखूंगा। मैं इसको कोई टेक्निकल ना बनाऊंगा, ऐसी बात है, क्योंकि आप सब चीजें सब जानते हैं, आप सब मैट्रिक्स आप सब जानते हैं, फार्मूलाज आप जानते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं उन चीजों को, इसलिए वो बताने का फायदा नहीं है। मैं मानता हूं कि आपका रोल, जैन साहब, और सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल, पता नहीं आपको महसूस होता है नहीं होता है, आपका रोल जैन साहब समाज में बहुत महत्वपूर्ण है पैसे के बारे में जानकारी बढ़ाने में। और एक जितना साधारण एक मध्यम वर्गीय आदमी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात मानता है, वो शायद किसी की बात नहीं मानता। चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे और कोई भी पैसे से रिलेटेड कोई भी इशू आता हो, उसका सबसे पहले जो, अगर उसकी नजर में कोई आता है तो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन मेरा जानकार है, कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा प्रोफेशनली मैं उनसे परिचित हूं, तो आपकी बात पूरे समाज में बहुत बहुत ध्यान से और बहुत महत्व देकर सुनी जाती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और आज अनुज जी नहीं, आपके जो यहाँ जो उस कमेटी के चेयरमैन है, वो अक्सर एक बात कहते हैं, और मैं भी उस बात को हमेशा रिपीट करता हूं, कि ऐसे कार्यक्रम निश्चित, ये निवेशक जागरूकता अभियान नहीं है सच मायने में अगर कहा जाए, क्योंकि आप जागरूक हैं, आपसे ज्यादा जागरूक कौन होगा पैसे के बारे में, तो आपके बारे में, आपसे पैसे के बारे में क्या बात की जाए। मेरा जो उद्देश्य रहता है वो ये है कि आपके पास अपरिसीमित शक्तियां हैं, और आप हनुमान हैं, आप कई बार अपनी शक्तियां भूल जाते हैं, तो केवल आपकी शक्तियां याद दिलाने के ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। दूसरा, एक जैन साहब एक बात और है कि आप अपने प्रोफेशन में इतने मशगूल रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, कि आप अपने पैसे के बारे में कई बार शायद ध्यान नहीं दे पाते। और ये बात आप तक ही नहीं होती, ये साधारण हर मिडिल क्लास लोगों के पास होती है, कि पैसे के बारे में वो ध्यान कम दे पाते हैं, चाहत रहती है उनकी। एक बात और मैं यहाँ जैन साहब कह देना चाहता हूं कि साधारण मध्यम वर्गीय आदमी मेहनत से, कौशल से, तपस्या से पैसा कमाना पे जोर रहता है, और रहना भी चाहिए। लेकिन जैन साहब एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पे वो अक्सर ध्यान नहीं देता, वो ये है कि जो उसने पैसा कमाया वो उसे कमा कर दे। ये, और जब तक आपका पैसा आपको कमा कर नहीं देगा तब तक आपकी मेहनत करना बेकार है, मैं ये मानता हूं। क्योंकि पैसे से, मेहनत से पैसा कमाने से आदमी समृद्ध नहीं हो पाता, लेकिन अपने पैसे को कहीं लगाना और वो पैसा कमा कर दे, और एक ऐसी स्थिति बने कि वो ज्यादा पैसे कमा कर दे रहा है, आप कम पैसे कमा रहे हैं, ये आदर्श स्थिति है। और वही चीज होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं कि साधारण आदमी के दिमाग में ये होना चाहिए कि उसका जो पैसा है वो उसे इतना पैसा कमा कर दे कि जो खुद कमा रहा है वो उसे कम पड़ जाए। और इसे ही हम इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट सक्सेस कहते हैं। तो निवेश का सीधा सीधा मायने ये है कि हम अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं या किसी असेट पे लगाएं जो जिसकी वैल्यूएशन फ्यूचर में बढ़ेगी और हमें उसका वैसे फायदा होगा जैन साहब, या हम पैसे को ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाएं जो हमें पीरियोडिकली और रेगुलर रिटर्न देगा। और लेकिन जैन साहब एक बात और मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ, पता मैं बात आपको ये एड्रेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी को जरूर बहुत जोर देकर एड्रेस करता हूं
कि ज्यादातर मध्यम वर्गीय व्यक्ति मेहनत करके भी केवल पैसा इकट्ठा करने वाले लोग होकर रह जाते हैं। वो पैसे से पैसा बनाने वाले लोग नहीं हो पाते हैं, चाहत के साथ भी नहीं हो पाते हैं। इच्छा सबकी रहती है, कौन नहीं चाहता जन साहब। आदेश जी जन साहब, आप मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि इस पैसे की आवश्यकता किसको नहीं है, इच्छा किसकी नहीं है। हम सब कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन ये मध्यम वर्गीय परिवारों की त्रासदी है कि वो केवल मेहनत करके पैसा जिंदगी भर इकट्ठा करते हैं, निवेश के बाद भी, लेकिन पैसे से पैसा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। और इस संदर्भ में जैन साहब, म्यूचुअल फंड एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और फिर मैं एक बात और यहाँ कह देना चाहता हूं, मैं म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग या प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आपने आदेश दिया इसलिए म्यूचुअल फंड के बारे में हम दो बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या इस स्कीम में लगाएं, इस स्कीम में लगाएं, ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा है कि आपने आदेश दिया तो म्यूचुअल फंड के बारे में हम दो बातें आज करेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि म्यूचुअल फंड क्या है। ज्यादातर लोग जैन साहब, पता नहीं आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको ये मिसकंसेप्शन नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों की गलत धारणा है कि म्यूचुअल फंड केवल शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में आपका पैसा लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूं, इसके पहले बात करें कि म्यूचुअल फंड क्या है। मैं ये बता देना चाहता हूं भरत जैन साहब कि म्यूचुअल फंड केवल शेयर मार्केट नहीं है। म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट के अलावा भी स्कीम्स हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसी स्कीम्स है जैन साहब जहां आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में ऐसी भी स्कीम है जहां आपका पैसा रियल एस्टेट में लगाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में ऐसी भी स्कीम है आदेश जी जहां आपका पैसा गोल्ड में लगाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में ऐसी भी स्कीम आदेश जी जहां आपका पैसा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में भी लगाया जा सकता है। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 100-200 बड़ी जो दुनिया में आज एटलीस्ट फाइनेंशियली राज कर रही हैं, उनमें म्यूचुअल फंड के द्वारा आप इंडिया में बैठकर उनमें पैसा लगा सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि हाँ, पर ये बिल्कुल सत्य है कि म्यूचुअल फंड की ज्यादातर स्कीम्स जो हैं सरस साहब, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। 45 अभी आजकल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रजिस्टर्ड है सेबी के साथ। सेबी म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर है और करीब 2500 स्कीम्स ब्रॉडली अगर देखा जाए तो करीब एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं दे रहा, करीब 2500 स्कीम म्यूचुअल फंड की डिफरेंट एएमसीज की इन्वेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। कुछ क्लोज एंडेड है, कुछ ओपन एंडेड है, लेकिन करीब 2500 स्कीम्स है। इनमें से करीब 2000 स्कीम सिक्योरिटी या डेट से रिलेटेड है। तो ये सत्य है कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन सिक्योरिटी मार्केट के अलावा भी म्यूचुअल फंड में स्कीम अवेलेबल है। अब दूसरी बात आती है जन साहब कि म्यूचुअल फंड क्या है। एक साधारण भाषा में मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा विशेषज्ञों को दे रहे हैं, जिनको मार्केट का ज्यादा ज्ञान है, जिनको मार्केट का ज्यादा अनुभव है, जो मार्केट में 24 आवर जीते हैं, जिनको कॉर्पोरेट्स की फंक्शनिंग का, मैनेजमेंट का और उनके सेक्टर्स का, इकोनॉमी का, उनको सबका ज्ञान है। एंड दे आर आल्सो सपोर्टेड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम। अब जमाना बदल गया है, म्यूचुअल फंड बहुत बड़े हो गए हैं, इसलिए दे आर स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय रिसर्च टीम आल्सो। और रिसर्च टीम दिन रात 24 घंटे रिसर्च करती रहती है, किस कॉर्पोरेट का क्या चल रहा है, किस सेक्टर में क्या चल रहा है, किस इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या आगे फ्यूचर में इंडिकेटर्स क्या आ रहे हैं। उनके हिसाब से वो अपनी रिसर्च करके रिकमेंडेशन फंड मैनेजर को देते हैं और फंड मैनेजर उनके रिसर्च के आधार पर और अपने विवेक के आधार पर आपका पैसा सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, सिक्योरिटी मार्केट के अलावा जो स्कीम्स है उनमें वहां इन्वेस्ट करता है। अब प्रश्न ये आता है जैन साहब कि आप सिक्योरिटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट क्यों ना करें। तो वही है, उसमें 2-3 बातें म्यूचुअल फंड के साथ एक प्लस पॉइंट में जाती है। वो पहली बात तो ये है कि एक तो जिन लोगों को मार्केट का ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को मार्केट की समझ नहीं है, जिन लोगों को मार्केट की पकड़ नहीं है,
वो बड़ा रिस्क लेते हैं मार्केट में अगर डायरेक्ट जाते हैं तो। और मध्यम वर्गीय परिवार के साथ ये रहा है, जो एक बहुत बड़ा तबका है समाज में, वो ये कहता है कि मैंने किसी के कहने पर पैसा लगाया था सिक्योरिटी मार्केट में, मेरा पैसा डूब गया या मेरा पैसा कम हो गया, मुझे फायदा नहीं हुआ। कारण उसकी कमियां थी, लेकिन वो कारण स्वीकार नहीं करता। लेकिन मैं जन साहब यह कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी मार्केट में अगर आपको ज्ञान नहीं है, और समय भी साथ साथ इंपॉर्टेंट आदेश जी, अगर समय नहीं है तो आपको सिक्योरिटी मार्केट में डायरेक्ट जाने से बचना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। दूसरी बात यह है, और म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप डायरेक्ट जाते हैं जन साहब, तो आपके पास कितना भी पैसा हो एक लिमिटेड होता है, और उस लिमिटेड से आप एक लिमिटेड स्क्रिप्ट में जा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम मिलता है कि आप 5,000 रुपए आपने लगाए किसी स्कीम में, लेकिन उस स्कीम का कॉर्पस 5,000 करोड़ रुपया है, तो आपके 5,000 स्प्रेड हो गए 100 कंपनियों में, 200 कंपनियों में, तो उससे इनडायरेक्टली आपको बैलेंसिंग का बेनिफिट मिल गया। क्योंकि अगर आपने एक कंपनी में लगाया, कंपनी चली, बहुत अच्छी चली, आपको प्रॉफिट अच्छा दिया, रिटर्न अच्छा दिया, शेयर प्राइसेज बहुत ज्यादा हो गई, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी नहीं चली, परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, वो सेक्टर में तो प्रॉब्लम आ गई, तो आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न लिटरली नील हो जाता है कई बार। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा बेनिफिट साधारण आदमी को मिलता है जन साहब, वो है बैलेंसिंग का, कि आपकी रिस्क बैलेंस हो जाती है, क्योंकि आपका पैसा स्प्रेड होता है, कई कंपनियों में लगाया जाता है। अब म्यूचुअल फंड में जन साहब 2 तरह से पैसा लगाया जाता है, पहला डायरेक्ट प्लान है और दूसरा है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में आप ऑनलाइन जाकर म्यूचुअल फंड की एएमसी में स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं, और स्कीम सेलेक्ट करने के बाद आप अगर आप सेटिस्फाई हैं तो उस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं ऑनलाइन ही, आप जो सूचनाएं। अब ऑनलाइन में, क्योंकि आप ऑनलाइन जा रहे हैं, आपके और एमएनसी के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इसलिए जो रिटर्न आएगा उनके खर्चों को काटकर आपको वापस कर दिया जाएगा। और सामान्यतः डायरेक्ट प्लान में जो रिटर्न आता है रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा आता है हमेशा, और उसका कारण ये होता है, रेगुलर प्लान में आपको म्यूचुअल फंड के फंड डिस्ट्रीब्यूटर की उनसे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, उनकी सर्विसेज लेनी पड़ेगी। वो आएंगे, आपको समझाएंगे, आपके फॉर्म भरवाएंगे, आपसे चेक लेके जाएंगे, आपका इन्वेस्ट ऑपरेशनलाइज करेंगे, तो नेचुरली उनको कुछ कमीशन जाएगा, कुछ फीस जाएगा, और वो फीस आपके इन्वेस्टमेंट या आपके रिटर्न से जाएगी। इसलिए रेगुलर प्लान में रिटर्न रिलेटिवली कम आएगी, और लंबे समय में अगर आप डायरेक्ट प्लान में रहते हैं तो शायद रिटर्न बड़े सब्सटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए जो लोग टैक्स सेवी हैं, उनको डायरेक्ट प्लान में जाने में भविष्य में लंबे समय कालखंड में उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो अगर आप जा सकते हैं तो डायरेक्ट प्लान में जाइए, वरना रेगुलर प्लान का ऑप्शन तो हमेशा आपके पास है ही। रेगुलर प्लान में जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो एमफी के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। सेबी ने ये फैसिलिटी एमफी को डेलीगेट की हुई है कि रजिस्ट्रेशन वो एमफी करेगा। म्यूचुअल फंड में जो सबसे बड़ी ब्यूटी है जैन साहब, वो ये है कि हर व्यक्ति अपनी रिस्क के अनुसार, अपने टाइम होराइजन के अनुसार इन्वेस्ट कर सकता है, जो और दूसरे प्रोडक्ट्स में सामान्यतः अवेलेबल नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में ऐसी स्कीम्स भी है जैन साहब जहां रिस्क बहुत कम है, और जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसी भी स्कीम्स है जहां मॉडरेट रिस्क है, जहां आप अगर कोई आदमी मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड में ऐसी भी स्कीम्स है जहां बहुत ज्यादा रिस्क है, हाई रिस्क है, लेकिन अगर कोई हाई रिस्क लेना चाहता है जिसका सारा जोर रिटर्न पे रहता है, और रहना चाहिए पर्टिकुलरली यंगस्टर्स का, जो युवा लोग हैं, 40 से नीचे के लोग हैं, उनका सारा जोर रिटर्न पे रहना चाहिए, और रिटर्न भी रियल रिटर्न पे होना चाहिए। और रियल रिटर्न के मायने में जो सामान्यतः कहता हूं वो यह, रियल रिटर्न इक्वल टू नोशनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्सेशन। तो जब तक आपको कुछ रियल रिटर्न नहीं मिलेगी तब तक आपका इन्वेस्ट करना और पैसा बचाना एक बेकार की एक्सरसाइज में मानता हूं। तो म्यूचुअल फंड में ऐसी भी स्कीम है जहां अगर आप ज्यादा रिटर्न, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप उस स्कीम में जा सकते हैं। फिर दूसरी जो म्यूचुअल फंड की ब्यूटी है, म्यूचुअल फंड में हर समय अवधि के अनुसार इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे 1 दिन के लिए इन्वेस्ट करना है,
तो म्यूचुअल फंड में स्कीम अवेलेबल है। अगर कोई कहता है मुझे 1 वीक के लिए इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में स्कीम्स अवेलेबल है। कोई कहता है मुझे 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट स्कीम्स अवेलेबल है। कोई कहता है मुझे 6 महीने के लिए करना है, 1 साल के लिए करना है, 3 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो उस समय अवधि के लिए भी स्कीम अवेलेबल है। तो म्यूचुअल फंड की जो पहली विशेषता यह है कि हर निवेशक की रिस्क एपिटाइट के अनुसार और उसके टाइम होराइजन के अनुसार म्यूचुअल फंड की स्कीम अवेलेबल है। आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अनुसार उसको वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि म्यूचुअल फंड मोस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है। जितने भी इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट है उसमें म्यूचुअल फंड से ज्यादा कोई ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट नहीं है। वो इसलिए मैं आपको यहां रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर 15 दिन में, सेबी के मैंडेट है इसमें, हर 15 दिन में जिस स्कीम में आपने पैसे लगाए हुए हैं वो स्कीम का फंड मैनेजर आपको हर 15 दिन में मेल भेजेगा और आपको उस स्कीम का पोर्टफोलियो का रुपया बाय रुपया डिटेल देगा। आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है, उस फंड का जो, उस स्कीम का जो टोटल कॉर्पस है वो कहाँ लगा हुआ है, किस कंपनी में लगा हुआ है, कितने शेयर लिए हुए हैं, क्या रेट ऑफ रिटर्न है, पहले क्या रेट थी, अब क्या है। एवरी डिटेल विल बी शेयर्ड विथ यू एवरी फोर्टनाइट। हर 15 दिन में आपको बताया जाएगा कि म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, किस एंटिटी में लगा हुआ है, किस शेप में लगा हुआ है, और उसमें कोई चेंज आया 15 दिन में वो भी बताया जाएगा। दूसरा, एडिशनली सेबी ने 1 जनवरी 2021 से एक एडिशनल डिवाइस और डेवलप की है जो पहले सेक्टर लिमिटेड थी, अब वो स्कीम स्पेसिफिक भी हो गई है। वो है कि सेबी ने हर स्कीम के साथ 1 जनवरी 2021 से रिस्कोमीटर अटैच कर दिया है। अब ये रिस्कोमीटर क्या है? ये रिस्कोमीटर सामान्यतः एक घड़ी टाइप होती है जिसमें एक आपको ये बताया जाएगा, जो ही आप स्कीम खोलेंगे रिस्कोमीटर सबसे पहले आएगा और रिस्कोमीटर आपको बताएगा कि इस स्कीम में कितनी रिस्क है। ब्रॉडली अगर उस रिस्कोमीटर में, उस स्कीम में रिस्कोमीटर की नीडल अगर लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है तो आगे लिखा भी आएगा लो रिस्क, मतलब इस स्कीम में रिस्क है वो कम है। और लेकिन जो ये टिल्ट करती जाती है, राइट की तरफ झुकती जाती है, रिस्क बढ़ती जाती है, और अगर एक्सट्रीम राइट की तरफ झुकी होती है तो उसमें लिखा आएगा हाईएस्ट रिस्क, मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है। तो एक सामान्य आदमी भी जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा नहीं जानता, रिस्क रिटर्न के बारे में ज्यादा नहीं समझता, वो भी रिस्कोमीटर को देखकर ये समझ सकता है कि इस स्कीम में कितनी रिस्क है और उतनी रिस्क मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता। तो रिस्कोमीटर में एक एडिशनल सेफ्टी वॉल्व सेबी ने डेवलप किया है अभी रिसेंट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं सामान्यतः। पहला तरीका, जो सबसे बेहतरीन तरीका है मध्यम वर्गीय लोगों के पास, इवन प्रोफेशनल्स के साथ में, वो है सिप, SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP जैसा हम इसके नाम से ही जानते हैं कि एक सिस्टम के द्वारा रेगुलरली हम कुछ पैसा हर महीना या हर फोर्टनाइट या हर वीक या हर क्वार्टरली एक फिक्स पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक स्कीम में। और इसमें एक और खासियत ये है कि आप कम से कम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपए से एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं तो जब ये यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं बच्चों को भी ये एडवाइस देता हूं कि अगर वो म्यूचुअल फंड के बारे में समझना चाहते हैं इस अवस्था में, इस उम्र में, तो 500 रुपए की एक सिप अच्छे इक्विटी फंड में या किसी इंडेक्स फंड में वो स्टार्ट कर दें। 2-4 साल बाद जब वो जॉब करना स्टार्ट करेंगे या किसी प्रोफेशन में जाएंगे, तब तक उन्हें समझ में आ जाएगा म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, बैलेंसिंग क्या होती है, रिस्क कैसे मैनेज होती है, रिस्क कैसे बैलेंस होती है, ये धीरे धीरे उन्हें समझ में आ जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 रुपए से आप एक सिप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं बहुत लोगों को जानता हूं जैन साहब, जिन्होंने एक से ज्यादा सिप स्टार्ट की हुई है, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स जो कंपनीज में काम करते हैं, कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने बाकायदा टारगेट ओरिएंटेड सिप स्टार्ट की हुई है। और टारगेट ओरिएंटेड का मायने ये है कि उनकी समझ में बड़ी क्लियरिटी है कि मुझे कब पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए और किस काम के लिए चाहिए।
अब मान लीजिए किसी को मकान लेना है 5 साल बाद में, एक SIP स्टार्ट कर सकता है तो अपने कंट्रीब्यूशन डालने के लिए। 5 साल बाद इंटरनेशनल वेकेशन पे जाना है, एक SIP स्टार्ट कर सकता है। और SIP का ब्यूटी यह है कि ज्यादातर जो नौकरी पेशा जो जिनको बंदी मदाई कमाई आती है, बिजनेसमैन की बात छोड़ दीजिए, जिनको एक रेगुलर इनकम मिलती है, उनके लिए SIP बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि SIP के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्पस वो डेवलप कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो अब एक SIP हो गई आपके मकान के लिए, एक SIP होगी वेकेशन के लिए, एक SIP आपने खड़ी कर स्टार्ट कर दी बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए जो 15-20 साल बाद होने वाला है। एक SIP स्टार्ट कर दिया आपने बच्चों के मैरिज के लिए, और एक SIP आपने, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है, एक SIP आपने अभी से स्टार्ट कर दी अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए। और रिटायरमेंट प्लान के लिए जैन साहब अभी से सोचना बहुत जरूरी है। अक्सर हम इन चीजों को बड़ा सीरियसली नहीं लेते हैं जब हम 40 से नीचे होते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि रिटायरमेंट के बारे में आपको पहले महीने से सोचना चाहिए जब आप अपना सर्विस या प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए भी कुछ पैसा एक जोड़ना भी SIP के थ्रू आप स्टार्ट कर देना चाहिए। और SIP में टॉप अप फैसिलिटी भी होती है। जैसे आज आपने SIP 500 रुपए से स्टार्ट की, 5 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ गई, आप इसको 1000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं। इसमें ऑटो टॉपअप भी होता है कि आप अभी से इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि अगले साल मेरी SIP इतनी बढ़ जाएगी, 2 साल बाद इतनी बढ़ेगी, 3 साल बाद इतनी बढ़ेगी। ये ऑटो टॉपअप भी है और अदरवाइज भी टॉपअप फैसिलिटी अवेलेबल है। तो SIP के द्वारा आप टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। SIP का एक और फायदा होता है कि ऑटोमेटिक बैलेंसिंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है, क्योंकि नीतीश जी आप भी इस चीज को मानेंगे कि मार्केट का बढ़ना घटना मार्केट का करेक्टर है। हमेशा मार्केट ऐसा रहेगा, आज 58 पे है, कल फिर 30 पे जा सकता है, फिर वो 40 पे आ सकता है, फिर 70 पे जा सकता है। तो मार्केट विल ऑलवेज गो अप एंड डाउन, ये मार्केट का चरित्र है, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है मार्केट की। मार्केट ऊपर नीचे जाएगा जब भी लोग कमाएंगे या खोएंगे, एक तरह से। तो SIP आपको ऑटोमेटिक बैलेंसिंग भी देता है, क्योंकि आज आपने 1000 रुपया लगाया, वो आज की रेट में लगाया, अगले महीने अगर मार्केट गिर गया तो आपको ज्यादा यूनिट मिल जाएगी, थर्ड महीने फिर मार्केट चढ़ गया तो आपको कम यूनिट मिलेगी। लेकिन 5, 10, 20 साल आप लगातार लगाते रहते हैं तो आपको बड़ा बहुत एक यूनिक बेनिफिट और बड़ा अच्छा कॉर्पस आप डेवलप कर सकते हैं और ऑटोमेटिक बैलेंसिंग की बेनिफिट मिलेगी। एक और जैन साहब मैं यहाँ फिगर देना चाहता हूं, लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं मैं। एक AMC ने 2003 में एक अच्छा इक्विटी फंड स्टार्ट किया था और उसमें एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए की SIP लगाई थी। जैन साहब आपके लिए, भरत जैन साहब आपके लिए भी है। उसने 10,000 रुपए की SIP लगाई थी, आज तक लगातार लगा रहा है। 10,000 रुपए हर महीने डाल रहा है 2003 से। जैन साहब आप समझ सकते हैं उसका वैल्यूएशन कितना होगा, अंदाजा लगाइए आप, एक अंदाजा, ब्रॉड आइडिया। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। आज की डेट में सरद साहब उसका वैल्यूएशन है 9 करोड़ रुपया, 9 करोड़। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कर रहा हूं सारी स्कीम ने ऐसा परफॉर्म किया है, कि ऐसी स्कीम्स में जिन्हें कम परफॉर्म किया होगा, कि ये ऐसी स्कीम है जिन्होंने इससे भी कम परफॉर्म किया होगा। मेरा जो कहने का मकसद दूसरा है कि लंबे समय तक लगातार इन्वेस्ट करने से ओवरऑल आपको म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा। ये मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि जितना आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे और रेगुलर इन्वेस्ट करते रहेंगे म्यूचुअल फंड के थ्रू, SIP के थ्रू, बहुत ब्राइट संभावना है कि आपको रीजनेबल रिटर्न मिलेगा। और वैसे भी आप सब जानते हैं, जैन साहब आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सिक्योरिटी मार्केट ने पिछले 35 सालों में एवरेज 15% रिटर्न दिया है, जो किसी और प्रोडक्ट ने नहीं दिया है। चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, किसी ने भी 10 के ऊपर रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन सिक्योरिटी मार्केट ने पिछले 15 सालों में 15% एवरेज रिटर्न दिया है। एक और दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं शरद साहब, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए रेगुलेटरी बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमारे देश को 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाएंगे हम। मेरा अपना मानना है, पता नहीं नीतीश जी क्या व्यू रखते हैं,
लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगले 25 साल हमारे देश की, भारत की इकोनॉमी के लिए गोल्डन पीरियड होने वाले हैं, अगर कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आया। लेकिन ये जो गोल्डन पीरियड है, इसमें इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, स्वाभाविक है, रिटर्न भी लोगों की बढ़ेगी, कंपनियों कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। लेकिन इस जो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा भरत जैन साहब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दो तरह के आदमी होते हैं, एक स्टेडियम में जाते हैं ताली बजाने के लिए, मैच देखने के लिए, और एक छोटा सा तबका होता है जो स्टेडियम के अंदर खेल रहा होता है, प्लेयर होते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्लेयर रहना है या ताली बजाने वाला रहना है। तो अगर आपको ताली बजाने वाला रहना है तो फिर आप ताली बजाते रहेंगे, दूसरे ऊपर चढ़ेंगे, आप ताली बजा देंगे, लेकिन अंदर से कहीं कसक आपको जरूर रहेगी, कहीं टीस नहीं रहेगी, यार मैं अंदर क्यों नहीं खेल पाया, अगर मैं खेलता तो इसको इस तरह से खेलता, इससे और भी अच्छी तरह से खेलता। तो इसलिए हमेशा आपको इन्वेस्टर बन के रहना है अगले 25 साल तक। बट ये मैं भरत जी को विशेष तौर पर कह रहा हूँ, और इनके जो युवा लोग हैं उनको मैं विशेष तौर पर कह रहा हूँ, तो उसके लिए एसआईपी एक बेहतरीन माध्यम है। दूसरा है एसटीपी। पहला मैंने एसआईपी बोला, जिसमें आप मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और लगातार इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये बेसिकली उनके लिए रामबाण है नितेश जी, जिनकी उम्र अभी 40 से नीचे है, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, बिकॉज यू हैव मिनिमम 20-25 years टू गो। अभी आपको 20-25 साल जिंदगी आगे बढ़ानी है, आपको अभी पास टाइम है। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम है। तो जिनके पास टाइम होराइजन है उनके लिए एसआईपी द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल, बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज अवेलेबल। दूसरा तरीका है भरत जी, वो उसे बोलते हैं एसटीपी। सर जी एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पे। हम बाद में पूछ ले सारा, हम जो ही मैं खत्म करता हूँ फिर साथ साथ पूछते 10-15-20 फिर सारी बात पूछेंगे, बिल्कुल। अब ये क्या 10 पूछिए सर, ऐसी क्या बात जी। तो दूसरा तरीका है इसमें एसटीपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर प्लान। अब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में क्या होता है कि ये अगर आप एक मुश्त इन्वेस्ट करने, अगर आपका कुछ पैसा आ गया, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आ गया, तो एक तरीका है कि आपने एक एफडी करवा दी, एक मुश्त हो गया वो। लेकिन म्यूचुअल फंड एक और फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, एक तो आप तो एक साथ तो जमा करा ही सकते हैं, इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन एक म्यूचुअल फंड और फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिसे बोलते हैं एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने जो 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस 10 लाख रुपए को आप डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट ना करें जिसमें आपको जिस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है। इंस्टेड ऑफ दैट आप उस 10 लाख को पहले लिक्विड फंड में डाल दीजिए। लिक्विड फंड की बात थोड़ी आगे करेंगे हम बाद में। वो बेसिकली शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, वो उसमें डाल दीजिए और उसमें से फिर धीरे धीरे पीरियोडिकली पैसा उसमें ट्रांसफर करते रहिए जिस स्कीम में आप जाना चाहते हैं। अब जैसे 10 लाख रुपया है, अब अगर आपने आज 10 लाख रुपया डाला किसी स्कीम में, तो नेचुरली वो आज की रेट में जाएगा, जो भी आज की उनकी यूनिट की रेट होगी, जो मार्केट जहाँ होगा। अब कल सपोज कीजिए मार्केट गिर गया, तो पता पड़ेगा 1 महीने बाद ही आप कहेंगे क्या पागलपन हो गया, मेरी गलती हो गई, 10 लाख के मेरे 9 लाख रह गए 1 महीने में। तो उसका दूसरा तरीका है कि आप 10 लाख एक साथ मत डालिए, उसमें से एक उसको मैंडेट दे दीजिए। ऑटोमेटिकली सारी फैसिलिटी है कि 50,000 रुपया हर महीना या हर फोर्टनाइटली मेरा इससे उस स्कीम में जाएगा जिसमें मैं डालना चाहता हूँ। अब पहला 50,000 आपका गया, उसमें उस रेट पे गया जो उस दिन की रेट है, उतनी यूनिट आपको मिल गई। अब फिर अगले मान लीजिए अगला जो 50,000 आपका मंथली फोर्टनाइटली जो आपने एसटीपी की है, जब हो जाएगा तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे चले गया तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेगी। तो जब तक आपका 10 लाख रुपया उस स्कीम में ट्रांसफर होगा, तो एक तो आपने लिक्विड फंड में 3.5-4% आपने पहले दिन से कमाना स्टार्ट कर दिया, मिनिमम बात कर रहा हूं, जो एसबी अकाउंट से ज्यादा होता है हमेशा। उससे बड़ा फायदा आपको ये हुआ कि आपने ये जो पैसा धीरे धीरे गया, ये ऑटोमेटिक बैलेंसिंग का बेनिफिट भी आपको मिल गया। अदरवाइज आप 10 लाख रुपया अगर एक साथ लगाते तो पता पड़ता वो नीचे, अगर मार्केट नीचे चले गया अचानक, तो आपको 10 लाख के 9 लाख या 8 लाख के रह जाते।
इसलिए एसटीपी दूसरी फैसिलिटी है, जब आपके पास कोई एक मुश्त पैसा है और उससे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको एक मुश्त में इन्वेस्ट ना करें, उसको एसटीपी के द्वारा, सिस्टमेटिक ट्रांसफर के द्वारा इस स्कीम में डालिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक और फैसिलिटी इसमें है जैन साहब, उस फैसिलिटी का नाम है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। ये भी म्यूचुअल फंड की यूनिक फैसिलिटी है साहब। इसमें क्या होता है जैन साहब कि आप, और ये विशेष तौर पर केंद्रित होती है या होनी चाहिए, वो है रिटायरमेंट के लिए। भरत जैन साहब, सपोज कीजिए यू आर वेरी अलर्ट एंड अवेयर कि आपने अभी से एक रिटायरमेंट के लिए एक SIP चालू कर दी और 25 साल बाद उसने 5-6-7 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। और जैन साहब एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं सब, अब युवा लोग हैं, आप तो फाइनेंस के आदमी, सबको मैं कहना चाहता हूं, किसी भी साधारण आदमी के लिए रिटायरमेंट के लिए 5-7 करोड़ रुपए इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है। ये मैं सपने नहीं बेच रहा हूं, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, क्योंकि आपके पास होराइजन है 25-30 साल का। अब मान लीजिए जैन साहब आपने 5 करोड़ रुपए रिटायरमेंट का इकट्ठा कर लिया, अब रिटायर होने जा रहे हैं, कोई आमदनी होती नहीं है, सामान्यतः जो रेगुलर इनकम होती है वो नहीं होती है, अब आपका खर्चा कैसा चले, तो उसके लिए SWP एक यूनिक फैसिलिटी म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। इसमें सपोज कीजिए आपने 5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया और 30 साल बाद जब आप 60 साल के होंगे तो आपको 2 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़े। इससे हाँ, मैं एक बात और नीतीश जी मेरे प्रोग्राम्स में कहता हूँ लोगों को समझाने के लिए कि मान लीजिए आज आपकी उम्र 30 साल है और आपका घर खर्च 30,000 रुपया है, तो जब आप 30 साल बाद 60 साल के होंगे आपका घर खर्च करीब करीब 2 लाख रुपया महीना होगा, इसी लेवल पर जीने के लिए। ये बात हर व्यक्ति के दिमाग में आनी चाहिए कि मुझे उस टाइम 2 लाख रुपया चाहिए, 30,000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो जब 2 लाख रुपए आपको चाहिए तो अब वो 2 लाख रुपए कहां से आएंगे? रेगुलर इनकम भी खत्म हो गई, आई एम रिटायर्ड एंड नोबडी वुड लाइक टू हैव डिपेंडेंसी ऑन देयर चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन मे बी वेरी गुड, बट स्टिल एवरी इंडिविजुअल वुड लाइक टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंसी। तो पैसा कहां से आएगा? तो SWP आपको एक फैसिलिटी देता है। आप म्यूचुअल फंड के मैनेजर जिस स्कीम में आपने पैसा लगाया हुआ, एक लाइन की मेल भेजनी पड़ेगी कि अगले महीने से 2 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। On the strength of your mail, they will religiously keep transferring 2 lakh rupees from your corpus to your bank account. तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा? मेरे पास 2 लाख रुपए आ गए, आई एम एटलीस्ट टेंशन फ्री, आई कैन लिव लाइफ किंग साइज इवन आफ्टर रिटायरमेंट। अब मुझे वो टेंशन नहीं है पैसा, घर खर्च कैसा चलेगा, बिल्स कैसे पेमेंट होंगे, और जो बीमारियां छोटी मोटी परेशानियां वो कैसे होगी। यू आर गेटिंग 2 लाख रुपीज, दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट एंड बेसिक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि बाकी जो पैसा उनके पास बचा हुआ है वो तो इन्वेस्टेड है ही ना। अगर आपने 5 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, पहले महीने आपको 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया आपने, तो 4 करोड़ 98 लाख तो उनके पास है अभी, वो इन्वेस्टेड रहेगा, तो उस पर आपको रिटर्न आता रहेगा। तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन बीटिंग भी रिटर्न आता रहे, तो भी आपको वो पैसा बढ़ता रहेगा। तो आप भविष्य में जब आप 17 साल के हो जाएंगे, तो नीतीश जी जो आज आपको 2 लाख रुपए महीने की जरूरत है, जब आप 17 के होंगे आपको 3 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। और खुशकिस्मती से अगर आप 80 साल जीते, जैसा कि आजकल एवरेज एज बहुत बढ़ रही है, 75-80 एवरेज एज होने वाली हमारी इंडिया में अब हो गई है लिटरली। तो जब आप 80 साल के हो जाएंगे, आपको एक महीने के लिए 4 लाख रुपए पर मंथ आपको चाहिए होंगे अपनी जिंदगी जीने के लिए। तो जो वो आपका जो रिटर्न मिलता रहा वो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग मिलता रहा। तो पहला तो हुआ कि आपको 2 लाख रुपए या आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता रहा। दूसरा बेनिफिट इसका ये रहा कि आपका पैसा, बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहा, उस पर आप रिटर्न कमाते रहे। तीसरा बेनिफिट इसमें यह रहा कि जो पैसा आपने 2 लाख विड्रॉ किया नीतीश जी, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है आपका प्रिंसिपल जो आपने विड्रॉ किया, वो बताएंगे बाकायदा आपको म्यूचुअल फंड वाले। जैसे सपोज कीजिए 2 लाख में वो कहते हैं 1 लाख आपका प्रिंसिपल विड्रॉ हो रहा है और 1 लाख आपका जो रिटर्न आया था, रिटर्न बढ़ के जो बड़ा हो गया, वो विड्रॉ हो रहा है। तो जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो आपकी सिर्फ 1 लाख पर बनेगी। तो दैट वे इट इज टैक्स एफिशिएंट आल्सो, कि आपकी लाइबिलिटी सिर्फ आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो 1-2 लाख पे नहीं देना पड़ेगा, 1 लाख पे देना पड़ेगा। और तो ये SWP एक प्रपोजिशन है। NPS वैसे नेशनल पेंशन सर्टिफिकेट वो स्कीम भी आजकल गवर्नमेंट ने निकाली दी है, सबके लिए अवेलेबल है। साइड बाय साइड NPS के साथ अगर आप ये कॉर्पस भी बनाते हैं और अच्छा कॉर्पस बनाते हैं, तो यू कैन लिव लाइफ किंग साइज इवन आफ्टर रिटायरमेंट।
तो SWP ये आपको फैसिलिटी देता है कि एक उम्र बाद अगर आप चाहते हैं, मैं 60 साल नहीं करूँ, आप 50 साल बाद भी SWP स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग हैं वो कहते हैं ठीक है बहुत हो गया, 50 साल हो गए, अब मैं जिंदगी आराम से जीना चाहता हूँ, ठीक है 50 साल बाद SWP स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन उसके लिए जो पहली आवश्यकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस डेवलप करना पड़े। जो आपको म्यूचुअल फंड है, कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं, वो आपका पैसा ही वापस कर रहे हैं पीरियोडिकली। इसलिए आपको एक SW के द्वारा, लेकिन एक फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं एक उम्र के उस पड़ाव में भी, जहां लोगों को अक्सर आर्थिक परेशानियां आ जाती है कई बार, पर्टिकुलरली जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जिनकी पेंशन, और अब तो गवर्नमेंट में भी पेंशन खत्म हो गई, पेंशन इज नो मोर अवेलेबल इन टू इवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशन इज नो मोर अवेलेबल, वो अलग, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन हो गई। एंड नाउ दैट NPS बिकम्स ए अर्न योर पेंशन। अर्लियर पेंशन यूज्ड टू बी योर राइट, बट नाउ इट इज अर्न योर पेंशन। तो SWP आपको एक फैसिलिटी देता है। म्यूचुअल फंड ब्रॉडली दो तरह के होते हैं भरत जी, जैन साहब। पहले होते हैं इक्विटी फंड और दूसरा होता है डेट फंड। इक्विटी फंड में आपका पैसा, जैसा नाम से इसको हम जान सकते हैं, आपका पैसा कंपनियों के शेयर्स या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाएगा। यह बात बड़ी क्लियर है यहाँ। अब नेचुरली आप जानते हैं नितेश जी कि जब आपका पैसा कंपनी से इक्विटीज में लगाया जाएगा तो स्वाभाविक है, मार्केट है, मार्केट चढ़ेगा, कंपनी की शेयर प्राइसेज ऊपर जाएंगी, नीचे जाएगी, डिपेंडेंट अपॉन कंपनी परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सेक्टर कैसा कर रहा है। तो इक्विटी पे जब आप पैसा लगाते हैं तो ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन नितेश जी अर्थशास्त्र का मूल नियम है मोर रिस्क मोर रिवार्ड, but it doesn't mean guaranteed reward, a guaranteed return. What is simply conveys is there is a potentiality of higher return. यहाँ हायर रिटर्न की संभावना है, कोई गारंटी नहीं है। और इक्विटी फंड्स में एवरेजली पिछले 20-25 सालों में अच्छे फंड्स ने कुछ छोड़कर 15 से 20% एवरेज रिटर्न किया है। दैट इज नॉट ए बैड रिटर्न, व्हाट आई फील, इन मोस्ट ऑफ द इक्विटी फंड्स रादर। तो इक्विटी फंड उन लोगों के लिए सूटेबल है जैन साहब जो रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क कौन ले सकता है? मैं सामान्यतः एक्टिव लाइफ को मेरे प्रोग्राम्स में 3 भागों में डिवाइड करके बताता हूं नितेश जी। और जो एवरेज एक्टिव लाइफ हमारी क्या होती है, 25 साल से 60 साल। एक्टिव लाइफ का मतलब जब हम अर्न करना स्टार्ट करते हैं और 60 साल में नॉर्मली रिटायर हो जाते हैं, नॉर्मल बात कर रहा हूं। इसको मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूं। पहला फेज है 25 साल से 40 साल तक, दूसरा फेज है 40 साल से 55 साल तक, और तीसरा फेज है 55 साल के बाद का। पहले फेज में, जिसमें लकीली आप नितेश जी भी हैं, भरत जी भी हैं, आदेश जी भी हैं, मोस्ट ऑफ देम यू आर इन द फर्स्ट फेज, आई फील ये आपका गोल्डन पीरियड है। और मैं सब पार्टिसिपेंट्स को मेरे प्रोग्राम्स में कहता हूं, काइंडली मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। इस समय को बर्बाद मत कीजिए, ये समय दोबारा कभी नहीं आया आपके पास। क्यों? 2 कारणों से आएगा। पहली बात तो ये है कि आपने अर्न करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपकी लायबिलिटी रिलेटिवली कम है अभी, तो आप ज्यादा सेव कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप इस फेज में रिस्क ले सकते हैं। और नीतीश जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस दुनिया में इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। भारत सरकार की कुछ योजनाओं को छोड़कर हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, मे इट बी गोल्ड, मे इट बी प्रॉपर्टी, मे इट बी सिक्योरिटी मार्केट। लेकिन युवा लोग रिस्क ले सकते हैं, और मैं मानता हूं रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इस फेज में 25 से 40 साल के फेज में आपका सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? सारा ध्यान होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा रियल रिटर्न कैसे मेरे इन्वेस्टमेंट पर मिले, इवन बाय टेकिंग सम कैलकुलेटेड रिस्क। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ये इस जोर पर होना चाहिए। फिर अगला फेज आता है नितेश जी 40 से 55 साल का। अब उस फेज में आपको समय समय पर पैसा भी चाहिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके एजुकेशन के लिए चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वैकेशन में जाने के लिए पैसा चाहिए। तो उस फेज में आपको ना सिर्फ रिटर्न पे ध्यान देना चाहिए, बल्कि लिक्विडिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इन द सेकंड फेज यू नॉट ओनली लुक एट द रिटर्न बट आल्सो ऑन लिक्विडिटी। बट इन थर्ड फेज भरत जी, 55 साल के बाद आदमी का सोच, विचार, दिमाग सब बदल जाता है टोटली। उसका सारा जोर रहता है कि नाउ आई कैन कंप्रोमाइज इवन ऑन रिटर्न।
but I can't compromise on the safety of the money I have accumulated over a period of time. Safety becomes paramount in that phase. मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे रिटर्न कम मिल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे जितना चाहता हूं उतना रिटर्न कम मिल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लिक्विडिटी भी शायद थोड़ी कम है, लेकिन मैं मेरी सेफ्टी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। इसलिए थर्ड फेज में आपका सारा जोर ऑन सेफ्टी होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड आपको सेफ्टी भी देता है। तो जो इक्विटी, मैं इक्विटी की बात कर रहा था, यहाँ इक्विटी उन लोगों के लिए है जो युवा हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, और एडिशनली नितेश जी जिनका टाइम होराइजन लंबा है। इक्विटी में उन लोगों को जाना चाहिए जिनका मिनिमम 5 साल का टाइम होराइजन है। अगर आपका 5 साल से कम टाइम होराइजन है तो आप थोड़ी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं इक्विटी में जाकर, क्योंकि मार्केट पता नहीं कब चले जाए, कब चले, कब रुक जाए, कैसा चले, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन 15, 20, 25 सालों में आप साइकिल जरूर पढ़ी होंगी आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के आपके कोर्स में। ये साइकिल है इकोनॉमी की, हमेशा चलती रहती है, हमेशा हमेशा चलेगी। तो एवरेज आउट हो जाता है लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। वो इक्विटी है युवा लोगों के लिए 2 कारणों से। एक तो वो उनके पास लंबा होराइजन है, वो 15, 20, 25 साल तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आज नुकसान भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नितेश जी, जब मार्च 22 में मार्केट 30,000 पे आ गया था तो मेरे बहुत से मित्रों ने मुझे टेलीफोन किया, अरे सर ये क्या हो गया, हमें तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया, हमें तो लूट गए, बर्बाद हो गए, ये मार्केट का क्या हो गया। आई जस्ट आस्क्ड देम वन थिंग एंड मोस्ट ऑफ देम लकीली वर यंग पीपल लाइक यू। मैंने सिर्फ इतना सा पूछा कि आपके पास अपने घर खर्च के लिए अभी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के लिए पैसा है? तो सब हंसने लगे, ऐसी बात नहीं है सर, वी आर ऑल वेल टू डू पीपल, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, आराम से जिंदगी हम चला सकते हैं। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट उनको बड़ी साफ थी, भूल जाइए मार्केट कहाँ है, अगर पैसा लगा सकते हैं तो और लगा दीजिए। ऐसा ही हुआ, जिन लोगों ने पैसा रिडम्पशन ले लिया वो तो बर्बाद हो गए, परेशान हो गए बेचारे, उनको तो घाटा हो गया बहुत तगड़ा। लेकिन जो जिन्होंने पेशेंस रखा, जिन्होंने विड्रा नहीं किया, सरेश जी आज फिर आप देखिए 2 साल में मार्केट फिर डबल हो गया। तो मेरा कहने का ये नहीं, फिर मार्केट डाउन जा सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कभी परेशान नहीं होना है मार्केट के मूवमेंट से। दे शुड नॉट फील जुबिलेंट व्हेन मार्केट। आज कई लोग बड़े खुश हो रहे हैं, मेरा इतना पैसा हो गया, मेरा इतना पैसा हो गया, बच्चे मेरे मेरे बच्चे खुश हो रहे हैं, आपने मैं अच्छा किया, हमें 2 साल में इतने पैसे मेरे हो गए। मैं उनको एक बात कहता हूँ, खुश मत होइए, क्योंकि पैसा आपको आज विड्रा नहीं करना है, आपको 20 साल का प्लान किया है, आपने 25 साल का प्लान किया है, आप लगाते रहिए पैसा। तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ये मार्केट का करेक्टर है, हमेशा ऐसा होगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है फरज जी, वो लॉन्ग रन में मैं नहीं समझता कभी उसको नुकसान होगा, रादर उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। तो ये बात तो मैंने इक्विटी की कि इक्विटी में फिर कई स्कीम्स हैं, अभी टाइम नहीं है बताने का, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल फंड और थेमेटिक फंड, और बहुत चीज वो उसमें डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें आजकल अवेलेबल भी है, आप पढ़ भी सकते हैं उसके बारे में। मैंने बेसिक्स ऑफ इक्विटी फंड बताया आपको। दूसरा जो कैटेगरी वो है डेट फंड। जैन साहब, डेट फंड उन लोगों के लिए है जो रिस्क कम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वो लोग डेट फंड में जाए। जब दूसरी डेट फंड उन लोगों के लिए है नितेश जी, जो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उनके लिए डेट फंड इज द मोस्ट सुटेबल। उसमें आपको रिलेटिवली रिस्क कम होती है, क्योंकि डेट फंड में जैसा आप सभी जानते हैं, इक्विटी में आपका पैसा इक्विटीज में लगाया जाता है, जबकि डेट फंड में आपका पैसा कॉर्पोरेट्स को लोन दिया जाता है, सिंपली स्पीकिंग। तो जब लोन दिया जाता है तो वहां ब्रॉडली रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा ये पहले से तय हो जाता है, कितना रिटर्न मिलेगा उनको और कब वापस किया जाएगा ये भी तय हो जाता है। तो डेट फंड में रिस्क कम है लेकिन रिवार्ड भी रीजनेबल है, ये बात आप ध्यान रखिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवार्ड मिलने के बाद बहुत चांसेज कम है। वो फ्रैंकलिन की बात अभी शायद आ जाएगी बीच में, मेरे कुछ मित्र पूछेंगे, उसकी हम बात बाद में करेंगे। लेकिन डेट फंड में रिलेटिवली रिवार्ड कम है, रीजनेबल है, बट विथ लेसर रिस्क। ये उनके लिए सूटेबल है जो रिस्क लेना नहीं चाहते या कम रिस्क लेना चाहते हैं, those who are satisfied with reasonable, and that is more suitable for people for of having above 50 50 की उम्र से ज्यादा लोगों के लिए डेट फंड अवेलेबल जो सूटेबल है। अब डेट फंड की भी कई कैटेगरीज है समय अवधि के अनुसार। ओवरनाइट फंड, जहां आपका पैसा केवल एक रात के लिए लोन दिया जाता है, आपको रोज ब्याज मिलेगा।
लिक्विड फंड जहां आपका पैसा मैक्सिमम 90 दिन के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और मैं मेरे कई मित्रों को जानता हूं, नितेश जी, सरेश जी, आप भी इस चीज को बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। मैं मेरे बहुत लोगों को जानता हूं, मेरे मित्रों को, जिन्होंने एक नई प्रैक्टिस स्टार्ट की पिछले 2-3 सालों से। जो भी उनकी रेगुलर इनकम आती है, जब भी आती है 1 तारीख को, वो उसको लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। और आजकल सब ऐप द्वारा पॉसिबल है, कहीं आपको जाना नहीं है। एक बार किसी अच्छी एमसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो अपने जो इंफॉर्मेशन है वो दे दीजिए, उसको एक्टिव कर लीजिए। मान लीजिए आप 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, मैं बेसिकली मेरे प्रोग्राम्स में बताता हूँ नितेश जी। मान लीजिए आप 50,000 रुपया कमाते हैं, आपकी तनख्वाह 50,000 रुपया आई 1 तारीख को, आपने 1 तारीख को ही लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दिया पैसा। अब आप सुने मैं क्यों पागल हूँ जी, मैं क्यों करूं पैसा ट्रांसफर, मुझे क्या बेनिफिट है? 2 बेनिफिट है। एसबी अकाउंट में आपको 2.5% ब्याज मिल रहा है, वो भी धीरे धीरे गवर्नमेंट कम कर रही है। और उसमें भी ग्रेडेशन है, 5 तारीख तक रखेंगे आपको इतना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, पूरे महीने का नहीं मिलेगा। उसमें कई ग्रेडेशन, वो कई हिडन इंफॉर्मेशन है जो शायद आपको पता भी नहीं कि एसबी अकाउंट में ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है। लिक्विड फंड में आपको 50,000 रुपए पे पहली तारीख से ब्याज मिलना डेली चालू हो जाएगा। और सरेश जैन साहब, पहले लिक्विड फंड ने 5% तक रिटर्न दिया है, लेकिन क्योंकि आजकल लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन आज भी एवरेज लिक्विड फंड जितने भी हैं चीज के 3.5% से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। कोई 3.5 दे रहा है, कोई 3.25 दे रहा है, कोई कभी कभी 4 भी टच कर जाता है, लेकिन एवरेज 3.5 मान रहा हूं मैं, तो लो साइड पे ले रहा हूं। जबकि एसबी अकाउंट में आपका 2.5% मिल रहा है। दूसरा, लिक्विड मीन्स आपका पैसा हमेशा आपके हाथ में। सपोज कीजिए आपको 5 तारीख को 5,000 रुपए चाहिए, गो टू द ऐप, लिक्विड फंड के ऐप में जाइए, 5,000 रुपए डालिए, विड्रॉ क्लिक कीजिए, 5,000 रुपया इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन पहले दिन आपने, पहले 5 साल आपके 50,000 ने 3.5% ब्याज कमाया, विच इज अबाउ नॉर्मल एसबी अकाउंट। फिर आपको 10 तारीख को पैसा चाहिए, आप विड्रॉ कर लीजिए, जितना जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं। एक ही लिमिट है लिक्विड फंड में, आप एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। This is the only limitation liquid, kindly keep this in mind. तो इसमें it is a better way of your cash management. आपका जो कैश रहता है, इट इज ए बेटर वे ऑफ कैश मैनेजमेंट, के वहां आपको 2.5% भी नहीं मिल रहा था, या आपको 3.5% ब्याज मिल रहा है। फिर इसके अलावा कैटेगरी आती है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड। इसमें आपका पैसा 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए लगाया जाता है। अब सपोज कीजिए आपको कोई 1 लाख रुपए की ईएमआई देनी है 3 महीने बाद में, क्वार्टरली ईएमआई है। एक तरीका यह है कि आपने 1 लाख रुपए अपने एसबी अकाउंट में रखें। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप 1 लाख रुपए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल दीजिए, वहां 4-4.5% ब्याज मिल रहा है। 3 महीने बाद पैसा विड्रॉ कर लीजिए, 1 लाख दे दीजिए, यू रादर यू अर्न अराउंड मोर देन 1.5% or 2% मोर देन योर एसबी अकाउंट। तो डेट फंड में आप अपने समय अवधि के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न जो है वो रीजनेबल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, लेकिन डेट फंड में भी कई कैटेगरीज हैं। मैं फ्रैंकलिन का क्वेश्चन आया उससे पहले बता देना चाहता हूं, जहां आपका पैसा कॉर्पोरेट्स को दिया जाएगा जिनकी रेटिंग कम है। अब स्वाभाविक है नीतीश जी, आप तो जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कि जिस कॉर्पोरेट की रेटिंग कम है उसको अगर पैसा कहीं मार्केट से उठाना होगा तो वो ज्यादा ब्याज देगा, जब भी लोगों से पैसा देंगे। आज टाटा को लोग 6%, 7% पे भी पैसा फेंक देंगे उस पर, जितना वो टाटा चाहेगा, या बड़ी ग्रुप जो चाहेंगे दे देंगे। लेकिन अगर वो नए कॉर्पोरेट है, कोई स्मॉल कैप है, अब नई कंपनी है, कि कोई एंटिटी नहीं है, तो स्वाभाविक है जब तक वो 12-13% नहीं देगा लोग उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। तो ये कॉस्ट आपको पता है, एडिशनल कॉस्ट जो मिल रही है वो आप रिस्क ले रहे हैं उसकी मिल रही है। तो डेट फंड में, लेकिन डेट फंड में भी ऐसी भी स्कीम्स है जो आपका पैसा AAA रेटिंग कंपनीज में लगाएंगे। एंड जस्ट फॉर माय ऑफ कोर्स आई नीड नॉट शेयर माय पर्सनल इंफॉर्मेशन, लेकिन मेरी जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट डेट फंड में है मेरा, वो मेरा AAA रेटिंग कॉर्पोरेट की जो स्कीम है उसमें है, एंड इट हैज नॉट डिफॉल्टेड एट ऑल। आई एम स्टिल गेटिंग अराउंड 7 to 9% रिटर्न फॉर लास्ट 5-6 ईयर। तो डेट फंड में भी कुछ सेफ्टी वाल्व है। डेट फंड में ऐसी भी स्कीम जहां आपका पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स में लगाया जाएगा, आरबीआई बॉन्ड्स में लगाया जाएगा, वहां लगा दीजिए, वहां कोई रिस्क नहीं है, रिटर्न नेचुरली कम आएगा। तो डेट फंड में उन लोगों के लिए है जो पैसा आपका लगाना, जो जहां आप रिस्क कम लेना चाहते हैं और यू आर सेटिस्फाइड विथ रीजनेबल रिटर्न।
म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा सब्जेक्ट, हम 4 घंटे और बात कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन समय की बाध्यता है, मैं समय भी देख रहा हूँ, इसलिए कभी अगली बार जब मौका मिलेगा तो हम इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे। 2 बातें मैं भरत जी यहाँ कहना चाहता हूँ, राजदीप जी। और एक आपने सबने, हम एक बात रोज रोज सुनते हैं आजकल, CSR, हम सब जानते हैं CSR क्या होता है, लेकिन मैं एक बोलता हूँ ISR, इंडिविजुअल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कुछ है। और राजदीप जी और भरत जी, मैं आपको 2 सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देके जा रहा हूँ। और एक का तो आइडिया मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक प्रोग्राम में ही मिला, और वो आइडिया ये था कि साहब जब हमने प्रोग्राम खत्म कर दिया तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा अच्छा सजेशन दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब उन्होंने बोला जी अब मैंने एक निश्चय कर लिया है कि मेरे जो 7 मेरे एम्प्लॉइज हैं उनकी एक SIP मैं खुलवाऊंगा, 500 की, 1000 की, 2000 की, जैसी उनकी सैलरी उससे खुलवाऊंगा, और उसमें 5% मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, उनको इंसेंटिव दूंगा। तो उससे क्या होगा कि, और लेकिन 10-20 साल बाद वो आदमी का कितना बड़ा फायदा है, जो आदमी आपके साथ जुड़ रहा है, 24 घंटे आपके साथ काम कर रहा है, चाहे आपका ड्राइवर है, आपका मेड सर्वेंट है, आपका क्लर्क है, आर्टिकल जो भी आपके जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपने उनकी एक SIP खुलवा दी और उसको इंसेंटिव दे दिया कि भैया 5% मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, तेरा 1000 की SIP है, 50 रुपए मेरी तरफ से, तो आप एक बहुत बड़ी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने यार, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। दूसरा, एक और इंसेंटिव दे सकते हैं कि अगले जब तेरा इंक्रीमेंट आएगा, मैं तेरे को 500 रुपए का इंक्रीमेंट दूंगा, तू 500 रुपए की SIP खुलवा दे, या 500 रुपए का टॉपअप कर दे। ये छोटी छोटी बातें जो अगर आप करेंगे, लेकिन 10-20 साल बाद आपके जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कितना बड़ा फायदा होगा, आप समझ भी नहीं सकते हैं। एक और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात मैं करना चाहता हूं जैन साहब, आप जानते हैं हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है, और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसका नाम है चिट फंड, पॉन्जी स्कीम, कमेटीज, ऐसे और किसी नाम के नाम 50 नाम लिए हैं, ऐसे बहुत ये बीमारियां पूरे, और विशेष तौर पर भरत जी ये 2 टायर और 3 टायर सिटीज में ज्यादा है रिलेटिवली, और एक मोटे अनुमान के अनुसार करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपया ऐसी स्कीम्स में लोगों का डूब गया है। अभी भारत सरकार ने 2019 में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड फंड मोबिलाइजेशन के अभी एक एक्ट भी पास कर दिया है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है जन साहब, और मैं आपके सोनीपत और हिसार के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे मित्र हैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बात समाज में सुनी जाती है। जो भी लोग आपके संपर्क में आए, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे क्लाइंट के दोस्त उसके साथ आया हो, क्लाइंट की फैमिली कभी मिल जाए आपको, या आपके जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, दूध वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, आपके मेड सर्वेंट है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रिशियन है, सबको एक बात बिना नागा कहते रहिए कि कभी भी उन्हें अपना पैसा जिंदगी का पोंजी स्कीम या चिट फंड में नहीं लगाना है। अगर उन्हें कोई समझ नहीं है तो वो अपना बैंक में रखे या पोस्ट ऑफिस में डाले, इतना बहुत है। और अगर ऐसा करके आपने 10, 20, 50 आदमियों का भी अगर आपने भला कर दिया जैन साहब, तो जिंदगी में जितनी दुआएं आपको मिलेगी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर वही समाज का तबका ऐसी स्कीमों में पैसा लगाता है लालच में आकर। क्यों? एजेंट उसका रिश्तेदार होते हैं, जानकार होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, टाइम बहुत कम है इसलिए वो डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने उसके 5 साल हैंडल किया है। जैन साहब आपने नाम सुना होगा PACL का। PACL एक बहुत बड़ी कंपनी थी। सेबी 20 साल पहले PACL के अगेंस्ट में राजस्थान हाई कोर्ट में पहली बार गया था, 22 साल पहले, और कहा था कि इसकी जो फंड मोबिलाइजेशन की स्कीम है ये गलत है, इसको बंद किया जाए। बदकिस्मती से वहां स्टे नहीं मिला। जैन साहब अगर स्टे मिल जाता तो दुनिया दूसरी होती, एटलीस्ट जिन लोगों ने पैसा लगाया उनकी। कारण ये हुआ स्टे नहीं मिला तो, लेकिन वो उसका मोबिलाइजेशन बढ़ता रहा। लेकिन 16 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 20 साल बाद कि इसकी ये PACL की स्कीम गलत है, इन्हें बंद किया जाए। लेकिन जैन साहब आप देखिए, जब पहली बार सेबी गया था उसके खिलाफ, तब उनका फंड मोबिलाइजेशन था 4000 करोड़, 4000 करोड़। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद बंद किया तो उनका फंड मोबिलाइजेशन हो गया 54,000 करोड़, 54,000 करोड़ रुपया। और ये प्रिंसिपल बात कर रहा हूं मैं। और कितने लोगों ने पैसा लगाया जैन साहब? आप शायद फिगर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 5.15 करोड़, 5.15 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया। और इसकी लाइबिलिटी कितनी थी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया जब? 89,000 करोड़।
90,000 करोड़ की करीब करीब लाइबिलिटी थी इस कंपनी की। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी को ने असेट सीज किए, बेचना चालू किया, आज 16 से लेके 21 आ गया। 5-6 साल के बाद में कंपनी के बेहतरीन प्रयासों, और कंपनी के चेयरमैन कौन है? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लोढ़ा, और कंपनी को पूरा पावर दिया हुआ है। फिर भी कंपनी केवल, वो कमेटी केवल 1280 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाई है। 90,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। 5.15 करोड़ लोग डिपोजिटर्स हैं। अब आप समझ सकते हैं कितने लोगों को कितना पैसा मिलेगा। इसलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट में जब भी प्रोग्राम करता हूं कि आपकी, हमारी सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा उनको समझाएं कि वो गलत जगह पैसा ना लगाएं, अपना पैसा बैंक में रखें या पोस्ट ऑफिस में रखें। कोई जरूरत नहीं म्यूचुअल फंड में लगाने की, उनको समझ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक में रखे, पोस्ट ऑफिस में रखे, एटलीस्ट उनका पैसा डूबेगा नहीं। मैं समय की बाध्यता है, वरना तो जितना आदेश देंगे हम बात कर सकते हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे। लेकिन मैं दोबारा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे अवसर दिया। हाँ, अब आपके प्रश्न कोई हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे बात करना। पहले नीतीश जी। हाँ नीतीश। धन्यवाद सर। आई थिंक काफी अच्छा आपने बेसिक्स म्यूचुअल फंड्स पे बताया है। मेरा एक क्वेश्चन था आपके लिए। जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे आपने बताया कि ये एक मंथली बेसिस पे आप स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ये फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम स्टॉप भी कर सकते हैं इन बिटवीन? एग्जैक्ट, बहुत अच्छा आपने बात पूछी। पहले क्या था नितेश जी, पहले ये बाकायदा पीरियड से ही स्टार्ट होता था, 12 महीने, 36 महीने, 74 महीने। लेकिन अब ये परपेचुअली में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं कभी, मतलब आप एक बार स्टार्ट कर दीजिए, जिंदगी भर एसआईपी चालू रहेगी जब तक आप नहीं रुके। पहली बात, एसआईपी को कभी भी स्टॉप किया जा सकता है। अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, स्टॉप पेमेंट कर दीजिए, बात खत्म। या फंड मैनेजर को लिख दीजिए मेरी एसआईपी बंद की जाए, अगले महीने से वो बंद कर देगा। तो कभी भी आप बंद कर सकते हैं। एक बात और मैं यहां बताना भूल गया, म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन भी बहुत आसान है। अब जैसे नीतीश जी, आपने 10 साल में सपोज कीजिए 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया और आपको 50 लाख की जरूरत है अभी, तो अगर आप एफडी खुलवाते हैं, तो आप जैसे एफडी की बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ की आपकी एफडी है, तो बैंक वाला बोलेगा सर आप एफडी प्रीमेच्योरली बंद करवाना है, आप करवा लीजिए, आपका पैसा है। एक तो मैं आपको जो गारंटेड जो रिटर्न दिया था वो इंटरेस्ट नहीं दूंगा, दूसरा आपको नई एफडी 1.5 करोड़ की करवानी पड़ेगी आज की रेट में। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए 50 लाख मुझे रिडम्पशन दीजिए, तो 50 लाख की वैल्यू के जितने यूनिट्स हैं 3 दिन के अंदर, 3 वर्किंग डेज, अब सेबी ने रूल बना दिया, 3 वर्किंग डेज में 50 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। इसमें एक तो और रिडम्पशन के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका है आपको फिक्स अमाउंट चाहिए, जैसे 50 लाख रुपया। दूसरा एक, सपोज कीजिए आपने 50,000 यूनिट इकट्ठा कर ली, अब आप कहते हैं मैं 10,000 यूनिट विड्रॉ करना चाहता हूं। आप अमाउंट मत लिखिए, मुझे 10,000 यूनिट विड्रॉ कर दीजिए, तो वो 10,000 यूनिट का जितना पैसा होगा वो आपको 3 दिन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो रिडम्पशन इज आल्सो डैमेज। और एसआईपी कभी भी चालू की जा सकती है, कभी भी बंद की जा सकती है। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? तो शायद और कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच। ह्यूज थैंक्स टू Mr. S.K. Sharma ji for such a valuable lecture and sharing precious knowledge. Now I request CA M. Nitesh Kumar ji to enlighten us on improving your fund investing experience and treasury management. Thank you so much. Hello friends, my name is Nitesh Kumar. I'm a chartered accountant by profession. I've been working in the industry, mostly banks. It's been 15 years of experience that I carry, and mostly into treasury management. Today, it's my privilege to be invited into this forum and given an opportunity to talk about treasury management. There are a couple of things that I'll probably want to borrow from where we left from S.K. Sharma ji's conversation. It was more about liquidity and risk management. Yeah. So treasury, if you look at it overall, it's a combination and kind of a management of your liquid funds and
risk management. I'll come to that in a bit and talk about it more in detail. Before that, I would probably want to just lay out what is treasury management. I know most of you must have recently read about it in your curriculum, or there are C Institute courses which talks specifically about forex and treasury management. Yeah, and I would probably request all of you to please participate. One of the things which was very well said by Sharma ji as well, that no one is an expert here. We continuously have these sessions just to learn a bit more collectively. And I would request you to help me in that. Please keep this in session interactive. Ask me questions as you have any questions. Don't wait for the end of the session to ask me questions. Please keep it more interactive. Thanks for that. With that, I'll probably start off with a very simple explanation of what a treasury management is. And again, before I start, it's a disclaimer that my opinions and views here are solely my opinions based on the experience that I had over a period of time. These are not to be meant by any of the organizations' names that I would have taken or maybe taking in the session again. So it should not be construed in that manner, that those are those organizations' words. Yeah. So treasury management, again, the word management is really borrowed from your MBA or management classes, right? So it simply means how well do you manage, and if you would have looked at what management is, it is basically about planning, organizing, controlling, monitoring. All these aspects come into play when we talk about management. Now, treasury plus management. Yeah. So I'll talk about treasury first. So relatively newer concept, if you like, in India. People are more about talking about treasury as a, and these are like not you normally used in like small scale or medium scale industries, or because they have because there is a specialized skill set that is required for treasury. So mostly, if you see, at least the banking domain is definitely or definitely has a treasury department specifically. Now, smaller businesses as well now are seeing that what are the benefits of having a specialized treasury department, and they are trying to get a full-fledged treasury function in their space as well. Sorry, before I go any further, is language a barrier, Bharatji, or probably I can also speak in Hindi as well, but apologies, my Hindi is not that great. नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, पर सर हिंदी में रखेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा मेंबर्स के लिए. जी मैं कोशिश करता हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं मिक्स कर सकते हैं सर आप इंग्लिश. ओके, सो ट्रेजरी में बेसिकली होता क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, एज आई वाज सेइंग, कि बैंकिंग डोमेन में ज्यादा देखने को मिलता है, प्योरली बिकॉज बैंक्स, एज यू विल नो, बैंक्स ज्यादा डील करती है मैनेजमेंट कैश में. ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज भी करती हैं, लेकिन अदर इंडस्ट्रीज अगर आप बोलेंगे ट्रेजरी मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट, इट इज वन ऑन द सेम फॉर दैट. लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली कोई ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है, तो लेट्स लुक एट बैंकिंग एज अ ऑर्गेनाइजेशन. एंड अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आई विल स्विच टू इंडस्ट्री एज वेल एंड टॉक अबाउट कि इंडस्ट्री में क्या क्या फंक्शंस होते हैं. बट ब्रॉडली अगर बैंकिंग को कवर कर लिया तो मोस्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेजरी मैनेजमेंट का सारे एस्पेक्ट उसमें आ जाते हैं. नाउ coming back to what is treasury management, right? If you put both of these things together, तो क्या मतलब बनता है इसका? एक कि कैसे हम अपने कैश को या कैश रिसोर्सेस को
कैसे हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन में लेके आ सकते हैं, और कीपिंग द रिस्क मिनिमल इन द सेंस कैश इज ऑब्वियसली, जहां पर भी कैश रहेगा रिस्क वहां रहेगा, वेदर इट इज इन्वेस्टिंग या लेके आना हो बाहर मार्केट से, तो रिस्क हैंड इन हैंड चलता है कैश में, ठीक है। और जैसे बोलते हैं कैश इज द ब्लड ऑफ बिजनेसेस, राइट। सो उसमें अपेरेंटली बहुत सारे तरह के रिस्क रहते हैं, तो हम ये ट्रेजरी मैनेजमेंट में इसको ऐसे चलाते हैं ताकि कैश रिसोर्सेज जो है ऑप्टिमली यूज भी हो, और फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क को एट द मेयर मिनिमम रख सकें। नाउ यही फंक्शन हो एक ट्रेजरर का होता है बेसिकली इन अ बैंक। नाउ बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट बैंकिंग डोमेन, आई विल probably refer to bank again. So ट्रेजरर का फंक्शंस क्या है, एक ट्रेजरर अल्टीमेटली क्या करता है on a day-to-day basis is what probably we'll talk about first. So एक ट्रेजरर एज अ ट्रेजरर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि फंडिंग वो कहीं से भी लेके आए, क्योंकि अब बैंकिंग में अगर आप देखोगे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे आपके कार्ड बिजनेसेस हो सकते हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग जो सिर्फ डिपॉजिट्स आया और हमने लोन दे दिया, तो वो एक सेगमेंट हो सकता है। दूसरा सेगमेंट आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग का हो सकता है, जिसमें कॉर्पोरेट हमसे लोन लेते हैं एंड सीसी वगैरह कुछ भी मेंटेन करते हैं। फोर्थ आपका वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट, एज यू वुड प्रोबब्ली वांट टू कॉल इट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैंकिंग के होराइजन जो है बहुत एक्सपैंड हुए हैं। दे हैव नाउ गॉटन इनटू वन ऑफ द थिंग्स, डेरिवेटिव मार्केट्स में भी जा सकते हैं या कहीं पर भी जा सकते हैं, जिसमें अल्टीमेटली रिस्क इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। नाउ ट्रेजरर फंक्शन इज कि इन सब के लिए चीपेस्ट फॉर्म ऑफ फंड्स लेके आए मार्केट से। नाउ अब बोलेंगे कि बैंक है तो उसके पास तो फंड्स आते ही है, एक पोर्शन आता है कस्टमर डिपॉजिट्स के थ्रू या कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के थ्रू, बट वो एक सिंपल सा छोटा सा पोर्शन होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक बैंक उसी पे रिलायंट रहे तो उसके एक्सपेंशन प्लान्स विल गेट इम्पैक्टेड। तो ट्रेजरर हैज टू बी देयर टू टेक केयर ऑफ फंडिंग नीड्स। नाउ फंडिंग भी उसको या तो वो कैपिटल रेस करके करेगा, या तो बोरो करके करेगा, या इंटरबैंक बोरोइंग्स लेगा, या और भी कोई तरह के बोरोइंग्स है या फंडिंग से वो जगह जाके लेगा। तो वी विल प्रोबब्ली टॉक अबाउट कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग वो जनरेट कर सकता है, लेकिन एट द मिनट विल स्टिक टू कि उसका बेसिक फंक्शन गेटिंग फंड्स है। नाउ फंड्स आ जाए उसके पास इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि शर्मा जी ने भी बात किया कि अगर फंड्स आइडल पड़े रहे और उस पर अगर कोई रिटर्न नहीं आ रहा तो इससे ज्यादा दर्द एक बिजनेस के लिए नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा चीज कुछ खटकता है तो वो है कि आपके फंड्स आइडल पड़े, और इंडिविजुअल के लिए ही नहीं बिजनेस के लिए तो और भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज वो फंड्स किसी ना किसी तरह पे या तो नोशनल शेयर होल्डर्स को लॉस है, या तो एक्चुअल लॉस जब बोरोइंग्स पे रहता है जिसमें हम इंटरेस्ट देते हैं। तो हमें यह देखना है कि ट्रेजरर को ऐसे चलना है ताकि वो सही समय पे फंड्स लेके आए, या ऐसा प्लानिंग करे कि जब फंड्स की बिजनेस को रिक्वायरमेंट हो तब उसके पास बैंक्स पे या उसके अकाउंट्स पे इतने पैसे हो कि वो टाइमली वो चीजें मीट कर सके। ना बैंक्स में भी काफी तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं, या कोई डिपॉजिट्स जैसे आता है तो उसको तुरंत पे ऑफ, विड्रॉल्स आता है तो उसको पे ऑफ करना पड़ता है। तो एक तरह का वर्किंग कैपिटल बैंक्स में भी चाहिए होते हैं। इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स यू वुड हैव heard about this term called working capital. तो वो essentially सही से या राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी पे अवेलेबल हो,
ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेजरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कैसे होगा. एक तो है कि पैसा आ गया आपके पास, लेकिन ये पैसे को कैसे ऑप्टिमली पुट इन यूज किया जा सके ताकि मार्जिन स्प्रेड्स जो है वो बैंक को प्रॉफिट्स लाने में काम करे. नाउ जो मैंने डिफरेंट सेगमेंट्स बताए, बैंक हैज कैरीज डिफरेंट रिस्क वेट्स. आपके ट्रेडिशनल बैंकिंग में अगर देखा जाए तो अगर मान लो किसी ने 8% पे आपको डिपॉजिट दिया है, आप 10% पे किसी और को देते हो, तो आपका मार्जिन लॉक इन रहता है. ऑब्वियसली क्रेडिट रिस्क उस बंदे का रहता है, बट दैट इज ऑन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो. उसमें आप क्रेडिट रिस्क टोटली आप ये देखते हैं, लेकिन आपने मार्जिन 2% का फिक्स कर लिया. Now, apart from traditional banking, we have come across investment banking, cards business, wealth management, जिसमें custodial का भी काम होता है. So those are मतलब different ways of earning money. Banking को सारे products, investment banking में अगर देखा हुए तो they are called the market makers. उनको market बना के देना पड़ता है for specialized institutions or for anyone for that matter. तो ट्रेजरर का काम इन सब को प्रॉपरली एलोकेट करना भी है ताकि इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बैंक इट जनरेट्स मैक्सिमम रिटर्न. नाउ बैंक्स के पास ऑब्लिगेशन या रेगुलेशंस भी होते हैं कि वो कुछ फंड्स अपने पूल में रखें, व्हिच इज कॉल्ड लिक्विडिटी बफर. कि अगर मान लो स्ट्रेस आता है मार्केट में तो बैंक्स, एक टर्मिनोलॉजी है, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, यहाँ ज्यादा इंडियन मार्केट्स में यूज नहीं होता है, लेकिन यूएस या यूके मार्केट्स या बैंकिंग में ज्यादा यूज होता है, टू बिग टू फेल. सो व्हाट इट एक्चुअली मींस इज कि और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स करके एसआई जीसिप करके भी है, ग्लोबली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स का भी कॉन्सेप्ट है. व्हाट इट एसेंशियली मींस इज सारे एक ही चीज पे ध्यान देते हैं कि बैंकिंग का फेलियर मींस इकोनॉमी का फेलियर. अगर एक बैंक, बड़ा बैंक कोई भी इकोनॉमी में फेल करता है तो पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है. तो दैट इज व्हाई जो भी बड़े स्केल्स पे ऑपरेटेड है यूके में, यूएस में या जापान में, एशिया में, कहीं पर भी, वहां पर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड देम कि इनके फेलियर से हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनके रेगुलेशंस भी बहुत स्ट्रिंजेंट बनाए गए हैं. सो ये रेगुलेशंस का भी ध्यान रखना एक ट्रेजरर के ऊपर जिम्मेदारी आती है. अब आप बोलेंगे कि ट्रेजरर तो मतलब इतना सारा चीज कैसे देख सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि एक मान लीजिए कि एक मल्टीनेशनल बैंक है. सो आई विल प्रोबब्ली टेक एनी ऑफ द बैंक्स, डॉइचे बैंक आप ले लीजिए. नाउ उसका प्रेजेंस सारे ग्लोबली मार्केट्स में है, डिफरेंट ज्योग्राफीज. नाउ उसको कुछ रेगुलेशंस, लोकल रेगुलेशंस भी मीट करने पड़ते हैं, या हो सकता है कि गवर्नमेंट बोले कि इतना फंड्स तुम कम से कम मेरे मार्केट से उठाओ, या ऐसा कुछ कोई भी रेगुलेशन लोकली भी हो सकता है और ग्रुप लेवल पे भी हो सकता है. तो एक बैंक जब मान लो डॉइचे बैंक जैसे अगर मान लो हेडक्वार्टर्स है एक जगह पे, वहां का रेगुलेशन बोलेगा कि ठीक है तुम्हारा रजिस्टर्ड यहाँ पर है. नाउ आपको ये लोकल रेगुलेशंस तो फॉलो करना ही है, बट मेरे कंट्री का ओवरऑल रेगुलेशन भी फॉलो करना ताकि एक बड़ा बैंक वहां पर फेल ना हो. नाउ treasurer will have multiple treasurers, and one particular treasurer will be called as a group treasurer or kind of thing. और local treasurers भी रहेंगे जो उनको रिपोर्ट करेंगे ultimately. लेकिन उनका फंक्शन मोर और लेस एक ही रहता है कि वो कैसे फंड्स को बेटर मैनेज करें, रिस्क को मिटिगेट करें. नाउ देयर वाज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड लिक्विडिटी. लिक्विडिटी जो शर्मा जी ने काफी अच्छे से समझाया
कि मतलब लिक्विडिटी मतलब आपके हाथ में पैसा रहना जब जरूरत पड़े। तो स्ट्रेस सिनेरियोज में जब भी कोई इकोनॉमी में स्ट्रेस आता है या कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी में स्ट्रेस आता है, तो उसके पास सबसे पहला नीड आता है कि भाई सबको अपने अपने पैसे चाहिए होते हैं वापस। नाउ से फॉर एग्जांपल, फॉर आर्ग्यूमेंट से अभी अफगानिस्तान में जो केस है, तो उसमें जितने लोगों ने वहां के बैंक्स में पैसे डाले होंगे, काबुल नेशनल बैंक है या कोई भी है, उसमें पैसे डाले होंगे, अब जिनको जो वहां से बाहर निकल रहे हैं उनको एक साथ पैसे चाहिए, नहीं तो वो वहां रख के कोई फायदा नहीं। They're leaving the country, they will probably want that. तो एक साथ ऐसा स्ट्रेस आ जाता है। Now what I'm talking about is an extreme case, but ऐसे कुछ कुछ केसेस में हो सकते हैं कि एक बैंक पे स्ट्रेस आ जाता है। नॉर्मली हमने काफी इंडियन मार्केट्स में भी सुना होगा कि छोटे छोटे बैंक्स में ऐसा स्ट्रेस आ जाता है कि लोग सारे एक ही साथ दौड़ते हैं पैसे लुटाने के लिए। तो ऐसे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, ताकि ये बड़े बैंक्स जो होते हैं उनका काफी ज्यादा वो रेपुटेशन एट स्टेक होता है, क्योंकि उनकी प्रेजेंट एक ही मार्केट में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उनका कहीं पर भी एक छोटा सा भी रेपुटेशन लॉस बिकॉज ऑफ कैश नॉट बीइंग मैनेज्ड प्रॉपर्ली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। नाउ ये तो हुई ट्रेशरर और ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात। नाउ मैं बात करूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट्स है एक ट्रेजरी फंक्शन। या तो एक होता है फ्रंट ऑफिस, जो कि आपके ट्रेड सारे देखता है, जो लाइव ट्रेड्स है मार्केट के साथ। नाउ बैंक्स में भी लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए, कैपिटल जनरेट करने के लिए, बोरोइंग्स करने के लिए एक फ्रंट ऑफिस डेस्क होता है which interacts with market on a timely basis or a real time basis। तो वो क्या करता है, उसमें ट्रेडर्स होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एल्को कमिटी होती है, एक एसेट लाइबिलिटी एसेट लाइबिलिटी कमिटी एल्को करके बोलते हैं, वो हर एक बैंक्स में होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे पॉलिसीज अराउंड जो भी हम प्रोडक्ट लेंगे, जो भी प्रोडक्ट से बोरो करेंगे, कैपिटल कितना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो सारा कुछ देखते हुए पॉलिसीज फ्रेम करते हैं और रिस्क लिमिट्स बनाते हैं, जिसके ऊपर या जिसके नीचे ट्रेडर्स अलाउड नहीं होते इंडिविजुअली या कलेक्टिवली मार्केट एक्सपोजर्स लेने के लिए। सो से फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है जिसको कैपिटल इश्यू करना है। नाउ देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो अब वो कौन से इंस्ट्रूमेंट को चूज करता है, वो टियर 1 कैपिटल है या टियर 2 कैपिटल है, टियर 3 कैपिटल है, ये सारा कुछ गवर्नड होता है एल्को रिपोर्ट से। वो कमिटी डिसाइड करती है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है बैंक की, और डेट और कैपिटल लेवरेज क्या है, उसके तहत इसको मार्केट एक्सपोजर, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क सब देखते हुए इसको इश्यू करना होगा। नाउ those guys will get the funds in front office guys, yeah? Now एक होता है मिडिल ऑफिस। नाउ मिडिल ऑफिस का काम क्या है, बेसिकली रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो भी आपके नॉर्मल लोकल मार्केट्स में कंप्लायंस है या रेगुलेटर्स की कंप्लायंस है, प्लस पॉलिसीज गवर्न करना कि ट्रेडर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, विद इन मार्केट रिस्क काम कर रहे हैं कि नहीं, ये मॉनिटर करना मिडिल ऑफिस का काम है। उसके अलावा एक होता है बैक ऑफिस, जो कि नॉर्मली आप लोगों को भी पता होगा, हर एक जैसे अकाउंटिंग फंक्शन इज कॉल्ड एज अ बैक ऑफिस काइंड ऑफ थिंग, प्योरली बिकॉज कि इसका डायरेक्ट मार्केट एक्सपोजर नहीं है, लेकिन से फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है या आपका डिस्क्लोजर्स है कहीं पर, वो सारा कुछ
ये अकाउंटिंग फंक्शन करता है। और रिकंसिलिएशंस है, सेटलमेंट्स है, जो भी अगर मान लो किसी कस्टमर से हम डील कर रहे हैं, उसके डिपॉजिट्स और ये प्रॉपरली टाइमली सेटलमेंट हो रहा है या नहीं, रिकंसाइल्ड है कि नहीं, वेरीफाइड है कि नहीं, ये सारा कुछ बैक ऑफिस वर्क करता है। एक और फंक्शन होता है फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस एंड बैक ऑफिस के अलावा होता है एक रिपोर्टिंग डेस्क। अब वो रिपोर्टिंग डेस्क क्या करता है, उसकी प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि सीएफओ या फाइनेंस मैनेजर्स या जो भी टॉप लीडरशिप है, उनको रियल टाइम बेसिस में या जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी वो डिसाइड करना, उनको अपडेटेड रखना कि फाइनेंस कैसा चल रहा है। नाउ दिस will also include your annual reports, your disclosures, balance sheet, P&L, क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, कहाँ कौन सा बिजनेस सेगमेंट वाइज, क्योंकि मैंने वेरियस सेगमेंट्स आपको बताए, हर एक सेगमेंट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि कलेक्टिवली पैसा उसी में से बनता है। या सो से फॉर एग्जांपल अगर बैंक का प्रॉफिट तो 100 मिलियन है, लेकिन हो सकता है कि उसमें से 30 मिलियन का लॉस कार्ड बिजनेस में बैठा हुआ, क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। नाउ जब वो सेगमेंटल प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेगमेंट वाइज के, तो बैंक के सीनियर मैनेजमेंट को पता होगा कि दो बैंक इज अर्निंग प्रॉफिट, लेकिन उसका ड्रैग कार्ड बिजनेस लेके आ रहा है, या हो सकता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस लेके आ रहा है, इट कुड बी एनीथिंग। तो दैट गिव्स द मैनेजमेंट की वो फिर इंस्ट्रक्ट करे, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोस्टली चेयर होते हैं एल्को कमेटी के, या तो वो बोर्ड्स भी डायरेक्ट कर सकते हैं एल्को कमेटी को टू लुक इनटू व्हिच आर द एस्पेक्ट्स जो कि सही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। सॉरी, किसी का क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन नहीं है सर, लगता है कोई ऐसे ही माइक। ओके, सर ट्रेजरी के मार्केट्स पे कुछ बात करना चाहूंगा। तो ट्रेजरी मार्केट्स जो है वो डोमेस्टिक मार्केट भी है और इंटरनेशनल मार्केट्स भी है। तो डोमेस्टिक मार्केट्स बेसिकली आपके कैपिटल मार्केट्स होते हैं, मनी मार्केट्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं जहां से पैसे उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता होंगे, लेकिन क्योंकि ब्रॉडली ये सारा कुछ ट्रेजरी के अंदर कवर होता है, I'm just trying to touch slightly on them. अगर कोई चीज अगर आपको इन डिटेल जाननी हो या कुछ उस पर पूछना होगा तो फील फ्री। I might not know the ready answer, but we'll try to answer them. ठीक है, तो एक डोमेस्टिक मार्केट है जिसमें ये सारे मार्केट से मनी मार्केट हो गया, या जैसे ट्रेजरी बिल्स बोले, तो ये लो रिस्क पे भी उठाया जा सकता है, हायर रिस्क पे भी उठाया जा सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, बहुत तरह के बोरोइंग्स होते हैं, सीपीज होती है, सीडीज होती है, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, तो बहुत तरह अलग अलग टाइप की शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। नाउ व्हाट इट मींस इज कि say for example working capital के लिए, ठीक है, you don't need longer dated funds for working capital, you probably need short term। ठीक है, हो सकता है कि आपका कुछ रिसीवेबल्स है जो आगे आ जाएगा, फॉर द इंटरिम आपको वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स चाहिए, तो आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स किया, उसको उस टाइम के लिए केटर किया, फिर उसको रिपे कर दिया, ताकि तब दूसरा फंड्स आ गया, आपने उसको यूज किया। सो नाउ managing this short term versus long term is also a very important task. ये भी ट्रेजरर की जिम्मेदारी है कि फंड्स तो ले आया, लेकिन किस प्रोपोर्शन पे लेके आना है और कितना क्वांटिटी पे लेके आना है, कितना शॉर्ट टर्म रहेगा, कितना लॉन्ग टर्म रहेगा, ये भी ट्रेजरर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ कमिंग इनटू द फॉरेक्स मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट्स, इफ यू लाइक, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स काफी ज्यादा होती है। नाउ
इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा होता है, जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, वहाँ पर फॉरेन करेंसी में काफी डीलिंग्स होती है. Now they obviously go back to the banks, right? So banks उस केसेस में क्या करती है, ये हमें समझना जरूरी है. Now एक और कॉन्सेप्ट है नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट्स. ये बेसिकली क्या बोलता है कि जैसे इंडियन बैंक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब वो डील कर रही है किसी बाहर के बैंक से, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज उस कंट्री में है या एक्सपोजर उस कंट्री में. तो नॉस्ट्रो का मतलब ये होता है कि इस इंडियन बैंक का पैसा किसी फॉरेन बैंक में अकाउंट ओपन करके रखना, उसको नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं. अगर वो फॉरेन बैंक ने इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा है, उसको वॉस्ट्रो बोलते हैं. ये सिंपल लेमैनिश टर्म से मैं समझाया मैंने. इसमें काफी ऑब्वियसली काफी वायर ट्रांसफर्स होते हैं, काफी कॉम्प्लिकेशंस भी आती है. इट इज नॉट दैट इजी टू रिकंसाइल समटाइम्स, क्योंकि इसमें एफएक्स कंपोनेंट भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है. तो ये सारी चीजों को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना और ये चीजों को देना. जैसे एक बैंक है, से फॉर एग्जांपल, उसकी डेली ट्रांजैक्शंस होती है. नाउ एटीएम से भी होती है, बैंक में ब्रांच से भी होती है. तो ये सारा कुछ इसलिए मॉनिटर होता है क्योंकि अब सोफिस्टिकेटेड ईआरपी सॉफ्टवेयर्स है बैंकिंग के पास, जिसमें उनको रियल टाइम में पता चलता है कि भाई उनके अल्टीमेटली कैश कितना है, चाहे एटीएम्स में हो, चाहे ब्रांचेस में हो, चाहे किसी और को दिया हो. तो ये जानना जरूरी है अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे, और इसको एक जगह स्वीप इन करके लाना भी जरूरी है. नाउ से फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का भी एग्जांपल लेते हैं. अगर मान लो मेरे पास 10 अकाउंट है 10 बैंक के साथ, ठीक है, तो किसी में ओवरड्राफ्ट है, किसी में एक्सेस सरप्लस कैश है रखा हुआ. तो इसका मतलब क्या होता है, सरप्लस कैश पे तो मेरे को उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं है, लेकिन जहां ओवरड्राफ्ट है ऑब्वियसली मेरे को ज्यादा पे करना पड़ता है. तो व्हाट इट मींस इज कि मेरा पैसा ऑब्वियसली दूसरे बैंक में रहते हुए भी मेरे को चार्ज ज्यादा देना पड़ रहा है. तो क्यों ना हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएं ताकि सारा कैश स्वीप इन होके एक अकाउंट पे आ जाए, ताकि उसमें या तो सरप्लस रहे या तो डेफिसिट रहे. अगर सरप्लस है तो कहीं पर कोई चार्जेस नहीं. सो ये हमें लगता है कि ये एक दिन का चार्ज तो काफी कम है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस में जब कंटिन्यूटी रहती है, जब ये डेली बेसिस में किया जाता है, इट एक्चुअली अमाउंट्स टू अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, जो कि स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म और ईआरपी जो टूल्स है उसको यूज करके हम सही तरीके से इसको कॉस्ट को लोअर कर सकते हैं, या मतलब एकदम ही कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है और which treasurer follows. Now looking at the foreign exchange market, काफी तरह की उसमें भी जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग है या डेरिवेटिव्स है या और भी ECBs है, बहुत तरह के अलग अलग बॉन्ड्स है आजकल फॉरेक्स मार्केट में जो इश्यूड है. तो ये सारे चीजों को भी बहुत जानकारी रखनी पड़ती है एक ट्रेजरर को कि कौन सा बोरोइंग विल गिव देम द मोस्ट बेनिफिट. ठीक है, तो ये चीजों का नॉलेज और ये चीजों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और डेरिवेटिव्स में आपको पता होगा कि फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, कभी कभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते हैं जो कि अनस्ट्रक्चर्ड या ओवर द काउंटर मार्केट्स जिसमें बोलते हैं. नाउ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर ऑब्वियसली regulated and exchange traded, लेकिन कभी कभी वो भी काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं. तो ओवरऑल कॉस्ट को कम रखने के लिए उसको ये भी देखना पड़ता है कि वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करे या किस तरह का इंस्ट्रूमेंट से पैसे उठाए. नाउ as I was mentioning about liquidity buffer also, कि मतलब बैंक्स को अगर कुछ बफर अपने पास रखना पड़ता है
तो डज दैट मीन कि वो बैंक उसको आइडली रखेगा कि मेरे पास $100 मिलियन है तो उसको मैं ऐसे ही रखूंगा क्योंकि स्ट्रेस के केस में मेरे को जरूरत पड़ सकती है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसका 100 मिलियन पे वो कहीं ना कहीं कॉस्ट दे रहा होगा, तो वो करेगा कि उसका 100 मिलियन को ऐसे लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में रखे ताकि वो जब जरूरत पड़े वो तुरंत उसको यूज कर सके। नाउ वो क्या करेगा कि वो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए जिसमें डिफॉल्ट रिस्क तो काफी मिनिमल है और उसका एक्टिव मार्केट भी है कि आज पैसे चाहे तो आज तुरंत हमें मिल जाए। तो ये सारा वो इन्वेस्टमेंट करके उसके कॉस्ट को कम करेगा। सो से फॉर एग्जांपल उसने अगर 10% में पैसा उठाया है तो ये सारे इन्वेस्टमेंट करके वो किसी भी तरह से ट्रेडिंग करे या उसमें थोड़ा ट्रेडिंग का भी लिमिट होता है। ऑब्वियसली ट्रेडिंग इज नॉट वेरी इनकरेज्ड इन बैंक्स, एटलीस्ट फॉर देयर लिक्विडिटी पूल फंड्स, क्योंकि ट्रेडिंग में एक एलिमेंट ऑफ रिस्क हाई होता है, लेकिन वो मिनिमल या मार्जिनल लेवल पे ट्रेडिंग भी अलाउ करता है स्मॉल पोर्शन ऑफ फंड्स। उसके अलावा जैसे डेट फंड्स है या रेपो रिवर्स रेपो मार्केट्स है उसमें पोजीशंस पे इन्वेस्ट कर सकता है। उस पे अगर मान लो कि इंटरबैंक को कोई लोन देना है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो कर सकता है। तो काफी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं क्योंकि वो रेगुलरली रिविजिट करता रहता है और उस पे इन्वेस्ट करता रहता है ताकि उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपना कॉस्ट ऑफ फंडिंग लो रखूं, क्योंकि उसने मार्केट से पैसा उठाया है वो किसी वो फंड लिक्विड फंड में तो रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज ट्राइंग टू मिनिमाइज दैट बोरोइंग कॉस्ट ओवरऑल। नाउ इसमें ट्रेजरी में एक और भी होगा, अगर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव हर्ड अबाउट hedge accounting. Anyone who is aware of hedge accounting or how does it work? Anyone? और practical knowledge, obviously theoretical तो हो गई आपके पास। भरत जी काफी साइलेंट क्राउड है। ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो ऑब्वियसली जहां रिस्क होता है वहां पर हेजिंग की बात करते हैं। ऑब्वियसली ये डेरिवेटिव सारे मोस्टली जो इंट्रोड्यूस हुए थे डेरिवेटिव्स was not for speculation, was more to hedge your risk. Now hedging एक चीज होती है और hedge accounting दूसरी, ठीक है। अब अकाउंटिंग साइड पे हम बात करते हैं जहां hedge accounting की बात होती है। एक सेकेंड में सॉरी मेरी बेटी आते रहती है बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन। ओके तो हेज अकाउंटिंग की बात कर रहा था। तो हेज अकाउंटिंग बेसिकली तीन चीजों में होती है। एक तीन तरह की होती है इनफैक्ट, फेयर वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज एंड नेट इन्वेस्टमेंट हेज। बेसिकली पर्पस क्या है, उतना तो डिटेल में नहीं जाऊंगा तीनों में, लेकिन बेसिक पर्पस ये है कि जो भी हमारा मूवमेंट हो रहा है एक हेज्ड आइटम पे, उसको मूवमेंट को पीएनएल न्यूट्रल करने के लिए हम एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट या डेरिवेटिव फॉर दैट मैटर को लेते हैं और उसको एक हेज रिलेशनशिप में मेंटेन करके रखते हैं और उसकी रिगरस टेस्टिंग या ऑनगोइंग टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये यूएस गैप में 157 सॉरी 163 यूएस सॉरी फैस में 133 है इसका गवर्निंग स्टैंडर्ड। आईएफआरएस में आईएफआरएस 9 है which heavily talks about hedge accounting। और ट्रेजरी का क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अल्टीमेटली हमको रिस्क न्यूट्रल करना है और पीएनएल वॉलेटिलिटी को मिनिमल रखना है, तो इसलिए हेज अकाउंटिंग उस केस में आती है। और ज्यादातर सारे फोकस
हेज अकाउंटिंग अल्टीमेटली क्या होता है कि हम कैश रिस्क तो बचा लेते हैं, लेकिन पीएनएल वॉलेटिलिटी को कैसे न्यूट्रलाइज करें, दैट इज ओनली डन आउट ऑफ हेज अकाउंटिंग। ऑब्वियसली स्टैंड अलोन बेसिस में भी कर सकते हैं, बट हेज अकाउंटिंग में डालने से रिलेशनशिप हेजिंग की काफी स्ट्रांग रहती है, उसकी रेगुलर टेस्टिंग होती है, उसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ रहता है कि आपके पास काफी कंट्रोल्ड मैनर में रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है। ये तो हुई हेज अकाउंटिंग की बात। नाउ मूविंग ऑन, बैंक्स में कितने तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं इन ट्रेजरी? I'll probably touch about slightly on each of the treasury departments. Treasury के एक तो ये treasury काफी बड़ा डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर सब डिविजन्स क्या क्या होते हैं। एक होती है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, जो एल्को कमेटी के बारे में मैंने पहले बात की थी। तो वो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट बेसिकली वो उसका पर्पस ही यही है कि any sort of interest rate risk. Now, interest rate risk is another concept which is very important to understand. कि या उससे पहले इनफैक्ट आई डोंट थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट रिस्क, जो हमने बोला कि कितने तरह के रिस्क होते हैं दैट वी हैव टू प्रोबब्ली टेक केयर ऑफ। तो पहला रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क, या दिस मींस कि काउंटर पार्टी का क्रेडिबिलिटी क्या है, वो अगर हम उसे कुछ लेंड करते हैं तो वो वापस करेगा या नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है एंड ऑल दैट। तो वो क्रेडिट रिस्क में कवर्ड होता है। फिर होता है मार्केट रिस्क। नाउ मार्केट रिस्क मींस जो भी आप मार्केट में इश्यू करते हो या इन्वेस्ट करते हो उसकी क्या रिस्क है, सॉरी, उसकी क्या रिस्क है। फिर होता है ऑपरेशनल रिस्क, जिसमें आप ऑपरेटिंग एंटिटी हो तो उसमें क्या है, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या रिस्क है जिसको फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ सकता है। थर्ड इज योर लिक्विडिटी रिस्क। ऑब्वियसली अगर मान लो आपको पैसे की जरूरत है और आपके पास पैसे नहीं है, या कि कोई आ गया कस्टमर आपके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, कि वो रिस्क को कैसे टैकल करें। ठीक है, एक वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड करेंसी रिस्क, दीज आर ब्रॉडर वंस। उसके बाद ज्योग्राफिकल रिस्क भी होता है, पॉलिटिकल रिस्क भी होता है, तो उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ इंटरेस्ट रेट रिस्क पे इसलिए इम्पोर्टेंट है समझना कि मान लो अगर हमने फ्लोटिंग रेट पे किसी को पैसे दे रखे हैं या पैसे ले रखे हैं इनफैक्ट, तो हमने सोच लो लाइबर प्लस 1% पे हमने पैसा उठाया मार्केट से। नाउ लाइबर इज अ रेट दैट विल keep on changing. It is known as London Interbank rate. Now this will keep on changing on a daily basis. Now LIBOR plus 1%, so say for example आज LIBOR 6% का है, तो 1% मिला के 7% मेरे को देने का है। Now अगर मैं यही मान लो कोई कस्टमर को देता हूँ, लेकिन कस्टमर कहता है कि मैं तुम्हें 10% ही दूंगा, मेरे को क्या मतलब है कि तुम कितने पे पैसा ले लो, वो 10% देगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे एक फंडिंग साइड पे इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट पे बैठा हुआ है, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट मेरा फंड इन्वेस्टमेंट फिक्स रेट पे आ रहा है। नाउ देयर इज अ मिसमैच, क्योंकि बैंक स्पेक्युलेट करके नहीं चल सकता, क्योंकि कल हो सकता है लाइबर अगर 10% दे तो मैं 11% पे उसको पे कर रहा हूँ और मेरे को आएगा 10% ही, क्योंकि वो फिक्स्ड है। Obviously there is a mismatch, और इसी को ये one of the mismatch है जिसको cater करते हैं या mitigate करते हैं in interest rate risk. Now तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने फंडिंग प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हैं। Now what it means is, मान लो मैंने एक स्वैप ले लिया, अगर मैंने $10 मिलियन दिया है बाहर और $10 मिलियन की फंडिंग है मेरी फ्लोटिंग रेट पे, तो मैं एक स्वैप ले लूंगा, इंटरेस्ट रेट स्वैप इन द मार्केट, टू स्विच माय प्रोफाइल इन द सेंस कि फ्लोटिंग मैं दूंगा। सो से फॉर एग्जांपल मैंने किसी को बोला कि मैं लाइबर प्लस 1% दूंगा और 8% लूंगा, तो उन दैट केस मेरा मार्जिन फिक्स हो जाता है, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली 8% आना है और 10% आना है, 8% देना है।
ठीक है, तो ऐसे प्रोफाइल्स में हमने एक डेरिवेटिव से फॉर एग्जांपल स्वैप लिया। नाउ तो वो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द एग्जांपल्स कि वो कैसे मैनेज करेगा इसको। उसके अलावा भी मैंने बोला उसको काफी सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं देखना पड़ता, उसको ज्योग्राफी रिस्क भी देखना पड़ता है कि कौन से इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, उसका रिस्क देखना पड़ता है। और सारे रेगुलेशंस देखने पड़ते हैं कि गवर्नमेंट चेंज होता है तो अनस्टेबल गवर्नमेंट है अगर, तो उस केसेस में वो क्या करे या वो कैसे हेजिंग स्ट्रेटजीज ले ताकि रिस्क मिनिमम रहे। उसका भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है। नाउ करेंसी में भी कभी कभी बहुत क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज होती है या बैंक्स होते हैं जो फॉरेन करेंसी में काफी डील करते हैं, तो वो केसेस में कैसे फॉरेन करेंसी स्वैप्स लिया जाए या बहुत सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसको लेके कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए। तो ये हो गया एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट और एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी जो ये सारे पॉलिसीज और ये सारे चीजों को काफी क्लोजली मॉनिटर करता है। नाउ मूविंग ऑन की एक होता है कैपिटल मार्केट एग्जीक्यूशन। अब उसका मतलब क्या होता है कि वो मेजरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे ध्यान देता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करनी है तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। तो वो वहाँ डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सो जैसे मैंने बोला टीयर 1 कैपिटल में इश्यू करना है या टीयर 2 कैपिटल या टीयर 3 कैपिटल। सो ये बेसल नॉर्म्स है which applies to banking institutions। तो उनको देखते हुए वो डिसाइड करता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में ऑब्वियसली गवर्न तो एल्को रिपोर्ट से ही आता है, बट एग्जीक्यूशन जो होता है इसीलिए कैपिटल मार्केट एग्जीक्यूशन बोलता है उसको कि वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना पैसा उठाना है ये डिसाइड करता है। एक होता है कैपिटल एडिकेसी एंड लेवरेज मैनेजमेंट। तो वो ये देखता है कि उसकी बैंक की या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल एडिकेसी कैसी है, क्या वो सारे रेगुलेटिंग अथॉरिटी के कैपिटल बफर जो क्रिएट करके रखना पड़ता है या कैपिटल रेगुलेशन है उसको मीट कर रहा है या नहीं। ये उसका काम है देखना कि वो ये सारे रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से मीट कर रहा है या। Obviously उसमें leverage का भी concept आता है, but given the time I don't think I'll be able to cover quickly in 2 minutes। funding and liquidity management भी होता है जिसमें liquidity risk अपने काफी सारे ratios सुने होंगे, LCR, NSFR, ये सारे liquidity risk ratios होते हैं जिसको at a appropriate level maintain करना पड़ता है। तो ये liquidity risk team जो है ये इसको देखती है और मॉनिटर करती है और स्टेप्स लेती है ताकि ये एट अ प्रॉपर लेवल मेंटेन करके रखा जा सके। और एक होता है इन्वेस्टमेंट डेस्क जो कि अल्टीमेटली मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करता है ताकि एंड आई सेड जैसे कि काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में करता है ताकि ओवरऑल उसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है। सो 4 या 5 तरह की ब्रॉड कैटेगरीज होती है। और भी होता है मतलब जैसे मैंने बोला रिपोर्टिंग टीम होती है जो ओवरऑल ये देखती है, प्लानिंग टीम होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग टीम होती है जो अगर कुछ स्ट्रेस आए मार्केट में तो कैसे बिहेव करेगा या कौन से पैरामीटर्स है जिसको मॉनिटर करना है, ये सब भी देखती है। आई थिंक इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल स्टॉप देयर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो हैप्पी टू टेक देम। क्वेश्चन कोई है नहीं लगता सर मेरे को। ऑब्वियसली ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिसिंग सीएस से थोड़ा सा करिकुलम डिफरेंट है, अलग है हाँ, जिस also मेंबर्स जिनका इंटरेस्ट होगा उनके कुछ ना कुछ जरूर। मैं हाँ ये टॉपिक लाने का इसलिए कारण ये था कि ये काफी नीश प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट्स में और काफी स्कोप है सीएस के लिए इसमें इंडल्ज करना और इसको आगे बढ़ाने का, क्योंकि this is one of the areas which is less tapped at the moment क्योंकि हम मोस्टली कंप्लायंस और इस पे
बिलीव करते हैं। ये ऐसा एक चीज है जिसको वास्टली इंडिया में ग्रो कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द बैंकिंग यूनिट्स बाहर में। तो अगर सीएस इस पे भी वेंचर करते हैं या करना चाहते हैं, they can obviously get in touch with me, and there are other senior folks as well who can help me, help everyone on this venture. In Nitish, nowadays, treasury management is one of the core department of big corporates even. Yes. Because ultimately they save money, rather they generate money, short-term money. और मतलब earning short-term profit is a contribution to the main profit. वो saying है ना सर कि money saved is money earned. Absolutely, absolutely, absolutely. वो काफी इस पे सही बैठता है. And moreover, those who are financial institutions, banking companies, and even big corporates, they have flooded with money. Crores of rupees are lying with them. So it is better for them even to manage that money for a single day. If 1 crore rupees keeps idle, you literally lose thousands of rupees. Right. इसीलिए मैंने वही स्टार्ट किया था, क्योंकि बिजनेस में सबसे ज्यादा अकरता ये है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास बैठी है उसको अगर आप सही से यूज नहीं कर पाओगे तो आप अपने बिजनेस को भी सही से नहीं चला सकते. Absolutely, absolutely. Yeah, fantastic. Your presentation was fantastic. Thank you. तो भरत जी फिर और कुछ विचार या कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो वरना खत्म करें. नहीं सर, सेशन बहुत अच्छा था सर. राजदीप जी क्या करें कंक्लूड? Thank you, sir. Huge thanks to CA M. Nitesh Kumar ji for such a knowledge. I am assured that this session has no स्टूडेंट एग्जाम होता था, एक्सेप्ट हो गया. Thank you, everyone. Finally, I request CA Bharat Jain ji, Chairman Hisar Branch of NIRC of ICI, for formal vote of thanks. थैंक यू राजदीप जी. आज के हमारे स्पीकर सूर्यकांत जी और सीए एम नितेश कुमार जी, सर आपका मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने आज फेस्टिवल के दिन भी टाइम निकाला. एक्चुअली में ये प्रोग्राम काफी दिन पहले प्लान था, तो उनको कल पता चला कि आज गणेश चतुर्थी है, तो प्रोग्राम पहले से हो जाते हैं प्लान, बाद में जाके पता चलता है कि फेस्टिवल भी है. तो सर आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑडियंस का भी जो हिसार ब्रांच के और सोनीपत ब्रांच की और आउट ऑफ दी जो रीजन भी है उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि टाइम निकाल के ब्रांच के लिए आप आए. थैंक यू. भरत जी मैं आपको निवेदन एक करना चाहूंगा कि ये जो इन्वेस्टर अवेयरनेस का प्रोग्राम है, ये मैंने पहले भी शुरू में बोला था कि आपके लिए नहीं है. बेसिकली आप तो यार वेल अवेयर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सोनीपत और हिसार में जो बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट हैं, वहां हम जरूर आपके सहयोग, क्योंकि आप यू आर वेल कनेक्टेड विद दोज एस्टेब्लिशमेंट्स, मे इट बी कॉर्पोरेट, मे इट बी बैंकिंग. सर मैं बताना चाहूंगा इंस्टीट्यूट ने भी अभी एक लॉन्च किया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी. बिल्कुल मुझे पता है, तो हम उनके साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे, हम अलग से नहीं करेंगे. आप तो हाँ, वो हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी वाला जो पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं प्ले करेंगे. एग्जैक्टली जो उसकी गाइडलाइंस पेंडिंग है सर ना इंस्टीट्यूट से है, तो यार अभी गाइडलाइंस पेंडिंग है. हाँ हम आपके साथ जुड़ के काम करेंगे, और उससे ज्यादा हम समाज के उस तबके को भी पकड़ेंगे जो कि मतलब अलग थलग पड़ा हुआ है. जैसे जिनको बैंक अकाउंट का भी नहीं पता जी, उनके पास मान लो पैसा रखा है, कैश रखा है, बैंक अकाउंट का नहीं पता कैसे होता है. मेरे करनाल, रोहतक और हिसार में नहीं हुआ, करनाल, रोहतक और एक और डिस्ट्रिक्ट है, जिंद डिस्ट्रिक्ट है, जिंद, हाँ. 3 डिस्ट्रिक्ट में मेरे 25 प्रोग्राम हुए पिछले 1.5 साल में फिजिकल, जहां गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप को इकट्ठा किया जाता है. बाकायदा मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एड्रेस करता हूं, और वहां के लोकल सरपंच, वहां के लोकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हैं, वहां 150 लेडीज, तो उनको हम बात ये नहीं करते, उनको बात हम करते हैं जनधन अकाउंट, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना. हाँ, वो सर उनके लिए वो जरूरी है. वो बैंकिंग चैनल में आएंगे तभी इस लाइन में. सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, मुद्रा लोन योजना, उनसे वही बातें करते हैं, और उनसे वही बातें कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ काबिलियत है. एक्चुअली हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एंटरप्राइजिंग एक नई तबका हमें निकल के आना चाहिए. गांव की महिलाएं बड़ा वंडर कर सकती हैं, वो बड़ी मेहनती होती हैं, थोड़ा सा उनको एक एनकरेजमेंट और सपोर्ट करने वाली बात. बिल्कुल सर, हमारे इसके ऊपर पूरा चैनल बना दिया सर, अब एक पूरी वेबसाइट भी है,
वित्तीय ज्ञान करके सर, वित्तीय ज्ञान एग्जैक्टली मैं उस फील्ड को भी हम पकड़ना चाहते हैं आपके साथ, हम साथ काम करेंगे। देखिए ये किसी का इंटरेस्ट वाली बात तो नहीं है, तो मिशन है और ये ऐसा काम है अगले 100 साल 200 साल अभी इंडिया में तो चलने वाला है। बिल्कुल सही बात है सर, वो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। अभी 1 जुलाई को लॉन्च हुई है ना सर वो? हाँ मुझे पता है, वो बता रहे थे मुझे अमित जी। हाँ तो वही मैं कह रहा था कि हम आपके साथ लोकली भी जुड़ना चाहेंगे। आपको जहां जहां अगर आपको लगता है तो हम बात करेंगे, तो म्यूचुअल फंड की बात वहां नहीं करेंगे। देखिए हमेशा मेरा अपना मानना है कि बात हमेशा लोगों की आंखों में देखकर की जानी चाहिए। उनका स्तर पता पड़ जाता है आपको क्या स्तर है, तो नेचुरली अब आप किसी म्यूचुअल फंड वाले से अगर जनधन योजना की बात करेंगे तो वो मजाक उड़ाएगा, यार क्या बात कर रहे हैं सर, ये आप हमारा मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी सेलिंग क्लास पर्सन है। लेकिन आप गांव का तबका जो, और बहुत हमारे देश में अभी भी 70-80 करोड़ तो वही है सर। बिल्कुल सर। अभी जो हमें दिखता है देश में इतना बड़ा विकास हो गया, ये हो गया वो हो गया, वो कुछ भी नहीं है अभी तो 80 लिटरली 130 करोड़ से 100 करोड़ लोग तो वही हैं। तो हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना है, तो हम आपका सहयोग चाहेंगे और आपके साथ काम करेंगे, मेरा ये। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद नितेश जी, फिर हम मिलेंगे अब दोबारा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सूर्यकांत जी, थैंक यू थैंक यू सर जी, थैंक यू राजदीप जी। राजदीप जी नमस्कार। ओके सर। थैंक यू।